13 तारीख बाजार के लिए लकी भी और थोड़ी अनलकी भी। जी हाँ, रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब आया है एक काफी लंबे समय के बाद हल्का फुल्का करेक्शन। तो इस करेक्शन में आखिरी 1.5 घंटे में करनी है खरीदारी या होना है हल्का, और क्या करनी है कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से नेविगेट करें इस बाजार की थोड़ी वॉलेटिलिटी को, क्योंकि बाकी की तो ठीक है सर, लग रहा है थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। बिल्कुल। तो बताएं आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है। बिल्कुल, और संकेत अभी तक भारतीय बाजारों के लिए जहां तक है, एक बार फिर से लगातार 13वें दिन रिकॉर्ड हाई बना है, ऊंचाइयों पर पहुंचे भी बाजार, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी भी है। जिस तरह से हम कह भी रहे थे कि थोड़े बाजार ओवरबॉट हैं ही, और जिस तरह से बढ़े थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है, और वही होता दिखा है। 14,653 ये है वो लेवल जो इतिहास में अब लाइफ टाइम हाई के तौर पर दर्ज हो चुका है, और 49,795 ये है लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स पर। और लंबे समय बाद बैंक निफ्टी ने भी आज नया रिकॉर्ड बनाया है, नया लाइफ टाइम हाई 32,613 से बढ़कर अब 70 पॉइंट ऊपर 32,683 का लाइफ टाइम हाई बनाए। तो ये है आज के लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड। जो बिकवाली आई है वो फार्मा आईटी शेयर में आती हुई दिखी है। फार्मा इंडेक्स 1.25% नीचे है, डाउ 40 अंक ऊपर है, और यूरोप में कल ही की तरह आज भी सुस्ती है। बिल्कुल, तो थोड़ा उतार चढ़ाव सर बाजार में दिख रहा है, और ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है। तो पहला सवाल तो यही पूछेंगे, क्योंकि आदत तो बाय ऑन डिप्स की है, तो क्या ये एंट्री का मौका है, या फिर देखते हैं थोड़ा प्ले आउट होने दें और फिर डिसीजन लें? क्या सोच रहे हैं आप? दीप 2:30 बजे का इंतजार करें। अच्छा, बस सिंपल है। वैसे तो आप बेहद अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच रहे हैं, और वो है पहला दिन का सपोर्ट रेंज है जहां आप आ चुके हैं 14,450 और 14,500 का। तो रुकना है तो ये लेवल परफेक्ट है। इन केस अगर आप यहां से गिरते हैं तो आपको फिर 14,375 14,400 की रेंज में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। तो जो आपका सवाल है कि क्या यहां खरीदना चाहिए, यहां एग्रेसिव ट्रेडर खरीद सकते हैं। अच्छा। और थोड़ा और इंतजार जो करना चाहते हैं वो 14,375 14,400 की रेंज का इंतजार करें, वहां डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो वो थोड़ा और 2:30 बजे तक देख लें। अगर 2:30 बजे तक आपको लगता है यही बॉटम बनाकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि अब तक का जो ट्रेडिंग पैटर्न रहा है बाजार का वो ये है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार में रिकवरी आती है, खरीदारी आती है, निचले हिस्सों से ऊपर बढ़ते हैं। तो वो बढ़ने की शुरुआत निफ्टी 14,450 से ही कर देता है, या 14,375 14,400 की रेंज से करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन करेगा। और नहीं तो भी आपके लिए वो रेंज 14,375 14,400 ऐसी रेंज अगर आप शॉर्ट है तो भी कवर कर सकते हैं, और हल्की फुल्की खरीदारी करने का भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, रेंज थोड़ी सी नीचे है, 31,725 से लेकर 32,000, ये 250 पॉइंट की रेंज है जो मजबूत सपोर्ट है। अब आप वहां से बहुत दूर हैं, तो पहले 32,000 के आसपास आने दें। आज ही लाइफ टाइम हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी आपको उतना कमजोर दिखेगा नहीं। तो देखते हैं 32,075 की रेंज में आता है, वहां पर सोचेंगे। तो फिलहाल फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़े से लोअर लेवल का इंतजार कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा। ठीक है अनिल जी, तो इंतजार करते हैं थोड़े लोअर लेवल्स का, पर इंतजार नहीं करना है भसीन साहब के लिए। स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। नमस्कार भसीन साहब, स्वागत है आपका। थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है आज बाजार में, हल्की प्रॉफिट बुकिंग बताएं सर। इस प्रॉफिट बुकिंग में खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, और साथ ही अपडेट्स भी सर। हाँ, सो अनिल जी, ट्रेडर खरीदने के लिए बाय सेल दोनों करेगा, लेकिन इन्वेस्टर ने नहीं खरीदना। मार्केट को सेटल होने दीजिए। डोंट गेट ल्योर्ड बाय एफआईआईज एंड देयर नंबर्स, क्योंकि दैट इज लॉट ऑफ इट इज डम मनी जो सारा कुछ खेल रहा है। ऑल्सो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन के आने से आज भी इनफैक्ट फाइजर हैज गॉन एंड टू चेक के कुछ जिनको वैक्सीन दी थी, इट हैज वन ऑफ दोस पेशेंट्स हैज अगेन गॉट हार्म्ड। तो आई वुड बी वेरी 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 ऑफ दिस। इनफैक्ट मैं यहाँ यही कह सकता हूँ कि इट वाज अ मच नीडेड करेक्शन, बट डोंट ट्राई एंड कैच दिस करेक्शन इन जस्ट फॉर 1 or 2 days. It may extend longer. So be very watchful. और जो फार्मा में सेल ऑफ है, that would be an opportunity because pharma is here for the longer time. I am very very bullish on pharma, और मैं सोचता हूँ कोई भी डिक्लाइन हो लेने का मौका है। सुबह का कहें तो मैं अपडेट दे दूं अनिल जी। आज वेदांता शॉर्ट करने की राय भी दी थी आपने।
बिल्कुल सर, वेदांता शॉर्ट था, आपके सामने पीएनबी खरीदवाया था, 37-35 हो गया, लेकिन आपको स्टॉप लॉसेस रखने हैं। तेजी के सौदे कटेंगे तो आप उसमें हमें मत जिम्मेदार कहना, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ का मौका दे रही है। अब आप कहें तो हाँ, डीवीज लैब पे मैं रीइटरेट करता हूं, दिस विल बी एन आउट परफॉर्मर। आउटसोर्सिंग एपीआई इज नॉट गॉन, और चाइना से तो जितना इफेक्ट है वो इंडिया में आने वाला है। अब आपके पास अब मेरे पे 2 सेल 1 बाय है, आप कहें तो मैं शुरू जी सर प्लीज बताएं, 2 सेल और 1 बाय। पहले बाय से शुरुआत करें सर। सर बाय में होएगा M&M फाइनेंस 85-86 में लीजिए, 81.75 का स्टॉप लॉस है, 192 का टारगेट। और सेल में आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। जी सर सेल बताएं दोनों। सेल में दोनों जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स हैं, देव रन अप फार इन एक्सेस, उनको बेचिए, 1010-12 में बेचिए। हैवेल्स को 1028 का स्टॉप लॉस है, 940 का टारगेट। और वोल्टास बेचिए 890 से 95 में, 915 का स्टॉप लॉस, 820 का टारगेट। ओके तो 2 सेल करना है, 1 बाय करना है। खरीदना क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 185-50 रुपए के आसपास खरीदिए इसे। 181-75 का स्टॉप लॉस, 181.75 और ऊपर का टारगेट 192। दूसरा खरीदना है आपको हेवेल्स, माफ कीजिएगा बेचना है। अब 2 बेचने वाले हैं। हेवेल्स शॉर्ट करना है 1010-1012 की रेंज में शॉर्ट कीजिए। 1028 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस और 940 तक फिसलेगा हेवेल्स। वोल्टास ये है अगला स्टॉक जहां पर 890-895 में आपको करनी है बिक वाली। 915 का होगा आपका स्टॉप लॉस और 820 तक के टारगेट। ये है बसिन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये पिक्स देने के लिए। 2:50 पर फिर से होगी मुलाकात बसिन साहब से। फिलहाल आप देख सकते हैं बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दीप बिल्कुल तो थोड़ा प्रेशर बाजारों पर इस समय बनते हुए दिख रहा है, उतार चढ़ाव वाला बाजार है। नजर रखते हैं एक्शन किधर होगा। पर आइए आपको बता देते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इन्फोसिस और विप्रो दोनों कंपनियों के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद आने का अनुमान है, इस पर फोकस है हमारा। इसके अलावा मुरुदेश पर सेरामिक्स प्रमोटर्स को शेयर अलॉट करने पर एक बोर्ड बैठक करने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। ट्रंप पर महाभियोग चलाने पर अमेरिकी संसद में वोटिंग होने जा रही, तो ग्लोबल इंपैक्ट है, इस पर फोकस हम रखेंगे। कल की अगर बात करें 14 जनवरी नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की चुनिंदा कंपनियां हैं HFCL, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और RIIL, इनके नंबर्स आते दिखेंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार कल हम मनाएंगे 14 जनवरी के दिन। दिसंबर होलसेल महंगाई दर यानी कि WPI के नंबर्स भी कल आते हुए दिखेंगे। शुक्रवार 15 जनवरी निफ्टी और वायदा बाजार दोनों में ही नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी स्पेस में HCL टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखिए। वायदा बाजार में L&T फाइनेंस होल्डिंग और PVR दोनों कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा IRFC का IPO जो है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 15 जनवरी को खुलता हुआ दिखेगा। गेल की बायबैक पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और साथ ही RBI 2 लाख करोड़ का रिवर्स रेपो ऑक्शन जो है वो 15 जनवरी के दिन करेगी। ओके तो कल मकर संक्रांति का त्यौहार हम मनाएंगे। कैसे जनरली आप कैसे मनाती हैं? नहीं सर, मुझे ना पतंग उड़ाना नहीं आता। नहीं तो मैं नहीं बनाती। खाने पीने का भी तो होता होगा, हर त्योहार में खाने पीने का सिस्टम तो होता है ना। अब दिवाली में तो पटाखे छोड़ाते हैं, तो पटाखे थोड़ी कुछ मिठाई भी तो खाते होंगे ना। हमारे तो यहाँ पर टिक्की और साथ ही तिल के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू। ओके और एक और गुजरात में एक झिंझरा जो कि एक होता है, वो सब ठीक खाते है। हैं। तो दीप हमारे लिए कल का मेनू रेडी है तुमने वरुण भी तिलगुड़ बोला था। तिलगुड़ मैंने बोला था, मतलब याद दिलाता ले आना। नहीं याद तो हमने दिला दिया आप दोनों को, तब कल ले आइएगा। बाकी तो ऐसा नहीं कि संक्रांत है तो आज छुट्टी ले लें। मार्केट खुले हुए और हमारे लिए मेनू भी इंतजाम हो गया। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनमें तो मैंने मेरा पसंदीदा ट्रिगर रख लिया था। मैं पतंग ले आऊंगा। बिल्कुल। ओके बताइए वरुण, खबरों वाले शेयर। देखिए खबरों में तो सबसे पहले आज ITC जैसे काउंटर्स है, क्योंकि हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि बजट में काफी बड़े ऐलान हो सकते हैं। जैसे फ्लाइट में आपको रेडी टू ईट मील्स मिलते हैं, वैसे अब ट्रेन में भी रेडी टू ईट मील मिलने की पूरी तैयारी हो रही है। और काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे MTR, ITC, हल्दीराम जो है, ये कंपनीज को इनका ऑर्डर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे बड़ी खबर है। L&T, यहाँ पे L&T कंस्ट्रक्शन को बड़ा ऑर्डर मिला है। 1000 से 2500 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। यूनिकेम लैब्स एक प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी को US FDA से अप्रूवल मिला है और ग्रैन्यूल्स को भी US FDA से एक दवा के लिए अप्रूवल मिला है जो कि डायबिटीज़ की दवा है। कुछ बड़े ट्रेड्स हुए हैं आज। रेलिगेयर प्री ओपन में 1.7 करोड़ शेयर्स के बड़े ट्रेड हुए हैं। अदानी ग्रीन में भी प्री ओपन में करीब 1 करोड़ 90 लाख शेयर्स का हुआ है। भारतीय एयरटेल में सुबह सुबह
10,80,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और टाटा मोटर्स 23 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे बड़े बड़े सौदे हुए हैं। ओके, स्टॉक्स में बड़ा बड़ा एक्शन आज देखने को मिल रहा है और एकदम परफेक्ट यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल भी होता हुआ दिख रहा है खबरों के दम पर। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और पहले तो आशीष का स्वागत कर लिया जाए और बाकी कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका भी स्वागत है। आशीष सर, पहले तो एक बार बाजार पर आपका व्यू दे दें, हल्का फुल्का करेक्शन है या थोड़ा और गिर सकता है, क्या है व्यू आपका? देखिए अनिल जी, और गिर सकता है लेकिन ट्रेड वही पुट वाला है जो मतलब अनिल जी मंथ एंड का भी ट्रेड है और बल्कि हमने तो आज सुबह फरवरी एंड का भी 14,500 का पुट दिलवा के रखा विद सम स्टॉप लॉस। तो अनिल जी प्लेन वनीला शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर परसों आप शॉर्ट करते या 3 दिन पहले करते तो क्या स्टॉप लॉस रखेंगे आप? 100-200, अब इतना डर है 100-200-300 पॉइंट बढ़ जाता है। बट अनिल जी जो बार बार एक ही चीज है कि आप लॉन्ग करो तो हेज करो, प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करो और अनिल जी पुट्स जरूर हाथ में रखें। जो मंथ एंड की पुट्स हैं, अभी भी कुछ लोगों के मुझको मैसेज आए कि वो स्प्रेड 75 रुपए वाला 30 रुपए रह गया, 40 रुपए रह गया। अनिल जी वो 75 रुपए जीरो होने तो आपको वो जैकपॉट दे सकता है, नहीं तो 75 जाएगा, नहीं तो आपका बाकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। और हैविंग सेड दैट अनिल जी, भारती ने आज 600 टच किया, हमारा टारगेट 585-90 का था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कराई है और बाकी स्टॉक्स में भी हमने कहा कि बुकिंग करनी चाहिए। और एक जो अनिल जी सेक्शन शॉर्ट में रखा है, जो मैंने 2 बार से कवर कर रहा हूँ, एनबीएफसीज, तो चाहे वो एमएनएम फाइनेंस है, चाहे वो एलएनटी फाइनेंस तो मेन है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी, एक्सेप्ट पीईएल, पीरामल के अलावा अनिल जी बाकी एनबीएफसी जब भी ऊपर जाएं वो शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं और उनमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अनिल जी अभी बहुत ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि करेक्शन बहुत चलेगी, बट पुट्स अनिल जी जरूर हाथ में रखनी चाहिए, उसमें जैकपॉट लग सकता है। बिल्कुल, तो पुट्स हैंडी रखें। उतार चढ़ाव बाजार में आपको आते हुए दिखेगा। एनबीएफसीज थोड़ा आपको कमजोर एक्शन इस समय दिखा रहे हैं और इसलिए देखिए निफ्टी भी डेज लो पर ट्रेड कर रहा है और लगभग सारी ही एनबीएफसीज हैं जहां पर आप थोड़ा ज्यादा इस समय प्रेशर बनते हुए दिख रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर देखिए टॉप लूजर है इस समय वायदा कारोबार में। मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स पर आपको प्रेशर दिख रहा है। साथ ही बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं क्या करना चाहिए कुछ स्टॉक्स में। किरण जी हमारे साथ हैं। किरण जी, मुथूट फाइनेंस में थोड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है। ओके, किरण जी से अभी संपर्क करेंगे। बजाज फाइनेंस, वागले साहब जरा इस पर राय दीजिए। 4% नीचे आया 4850 के लेवल्स पर, किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? दीपांशु, आफ्टरनून। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। मेरा मानना था बजाज फाइनेंस 49-30-40 में यहाँ से लगभग 80 रुपए ऊपर बेचना था और 4800 का इसका टारगेट है, तो यहाँ पर डायरेक्शन डाउन है, लेकिन अभी बेचने की सलाह नहीं होगी क्योंकि ट्रैप हो सकते हो। बाउंस बैक आता है 4910, 4930, ये रेंज में बेचिए, आपको 4800 के लेवल्स मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। एक एक करके सारे जो एनबीएफसीज हैं और हाई बीटा फाइनेंशियल्स इन पर्टिकुलर, ये एक स्पेस है जहां पर आपको थोड़ा प्रेशर और बनते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही सेल स्टील अथॉरिटी पर भी नजर रखिए, प्रेशर थोड़ा बन रहा है। फेडरल बैंक पर गिरावट आती हुई दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प भी इस समय आपको हल्की गिरावट दिखा रहा है। पर सीईएससी यहां पर नजर रखिए क्योंकि इसके रिजल्ट आ रहे हैं। कुणाल जी आप जरा चार्ट भी पुल अप करें। सीईएससी का मैं आपके पास आता हूं। मुनाफा आया है 182 करोड़ का, 182 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। जहां तक सीईएससी के फर्स्ट कट का सवाल है, नतीजों से पहले हमने देखा कि स्पेशली कल स्टॉक काफी ज्यादा एक्टिव भी आते हुए दिख रहा था। कुल आय आई है 1660 करोड़ रुपए की। तो सीईएससी पहले नतीजे आए हैं, अन्य आय हम देख रहे हैं 28 करोड़ की आती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा चार्ट देखकर बताएं सीईएससी कैसे लग रहे हैं चार्ट्स इसके? जो चार्ट अच्छा है और हमने आज सवेरे भी चर्चा की थी, मैंने 680 के स्तर की बात की थी, तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पर दीपांशु एक सपोर्ट है 650 पर, 650 पर, और आज आप देखिए इंट्राडे में भी 650 के आसपास से ही स्टॉक में दोबारा तेजी बनी है। तो 650 जब तक ये स्टॉक होल्ड कर रहा है इसकी ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है और 680 जैसे ये स्टॉक पार करेगा इसमें नई तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय यह है कि 650 के और 680 के बीच में कुछ ना करें, 680 के ऊपर इसमें नई खरीद करें। ओके, 680 के ऊपर नई खरीदारी होगी जहां तक सीईएससी का सवाल है। पर नतीजों के बाद स्टॉक थोड़ा रिकवर करने की इस समय कोशिश कर रहा है। तो ये है आपके लिए सीईएससी। बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है बाय द वे, 100 पॉइंट निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में पिछले 2 मिनटों में ही रिकवरी हुई है। काफी वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है 2 मिनटों में।
जबरदस्त आई, जबरदस्त रिकवरी आई है सर। निफ्टी भी रिकवर कर रहा है वापस 14,450 की फर्स्ट सपोर्ट लेवल वहीं से काम कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 2-2:30 बजे तक वेट कर लीजिए, हड़बड़ी ना करें मूड बनाने के, देखते हैं ठीक है, फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और पीएसयू बैंक सारे रिकवर कर रहे हैं सर। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अब 1.5% ऊपर है निचले स्तरों से, काफी स्ट्रांग इस पर भी रिकवरी आती हुई दिखी है। कैनरा बैंक अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है, टाटा मोटर्स फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है, छोला इन्वेस्टमेंट, इन सभी स्टॉक्स पर आप रिकवरी आते हुए दिख रहे हैं। वीकनेस आई है थोड़ी सी, बट अब निचले स्तरों से रिकवरी भी आती हुई दिख रही है इन काउंटर्स में। कुछ और मूवमेंट्स जो आज आपको ध्यान में रखने हैं, बीएचईएल माइंड यू सुबह से गेंस होल्ड कर रहा है, थोड़ी बाजार की वीकनेस आई पर इसका स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं आते हुए दिखा है, अभी भी ये गेंस होल्ड ही करते हुए दिख रहा है। और भसीन साहब अभी कह के भी गए थे कि एमएनएम फाइनेंस खरीदना है, वहां पर रखी नजर। एलएनटी फाइनेंस भी निचले स्तरों से आपको इस समय रिकवरी लाते हुए दिख रहा है। एलएनटी फाइनेंस, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए, कल 100 क्रॉस करने के बाद होल्ड तो करा है उस लेवल को, अब किस तरह का एक्शन देख रहे हैं चार्ट पर? निचले स्तरों से ये जो रिकवरी है इसको खेलना चाहिए? दीपांशु देखिए, टेक्निकली स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है और जिनके पास है दीपांशु वो नीचे में 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर ले। अभी नई पोजीशन लेने की दीपांशु राय नहीं है, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं तो उन विकल्पों के लिए जुड़े रहें, चिपके रहें जी बिजनेस के साथ। अभी सबकी पिक्स आएंगी यहाँ पर तो उसके लिए वेट करें। नई खरीदारी के लिए एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के लिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा बाजार को सेटल होने देते हैं, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है पिछले 1 घंटे के आसपास का। पर तब तक जान लेते हैं जो बड़ी खबर का इंतजार है, और ये आने वाली है बाजार बंद होने के बाद। 2 दिग्गज आईटी कंपनीज इन्फोसिस और विप्रो, इनके नतीजों का इंतजार है। क्या अनुमान लगा रहे हैं इन दोनों दिग्गजों से, चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं, इन्फोसिस विप्रो क्या है अर्निंग्स प्रीव्यू? बिल्कुल दीपांशु, देखिए इन्फोसिस के नंबर्स में आप डॉलर है स्पेसिफिकली देखेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट 3.5% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वैनगार्ड डील हुई थी वहां से आय में बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पर मार्जिन दूसरी तरफ थोड़ा रुपए में जो अप्रिसिएशन हुआ था उस वजह से ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है 25.3% पर। साथ ही अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो वहां पर 6% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं और 5150 करोड़ का करीबन जो है मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि सबसे पहले जिस तरह का डिजिटल ट्रेंड अभी चला हुआ है वहां पर क्या कमेंट्री आती है वो देखना जरूरी है। और दूसरा, कंपनी जो है अपनी एनुअल गाइडेंस जो है वो इशू करती है, तो पिछले क्वार्टर में जो उन्होंने FY21 की गाइडेंस दी थी वो हमारा अनुमान है कि इस क्वार्टर में भी वो बरकरार रखेंगे। पर अगर कुछ पॉजिटिव गाइडेंस आती है, अर्निंग सरप्राइज होता है तो डेफिनेटली इनके लिए काफी बेहतर हो सकता है। दूसरी तरफ विप्रो की अगर आप बात करें तो यहां पर भी डॉलर है 3% से ज्यादा की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और कंपनी की मार्जिन ये भी फ्लैट रहेगी इन्फोसिस की जैसे ऑलमोस्ट 18.2% पर। साथ ही कंपनी का मुनाफा यहां पर बहुत ज्यादा उछाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, करीब 2-2.25% की बढ़त के साथ 2520 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी पोस्ट करती हुई दिख सकती है। अब आपको यहां पर भी जो क्वार्टरली गाइडेंस ये देती है वहां पर फोकस रखना होगा। तो Q4 की जो गाइडेंस है हम 0 to 2% आय ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के डायरेक्शंस निकल कर आते हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरह का डायरेक्शन निकल कर आता है। और किरण जी, जबरदस्त एक्शन में इन्फोसिस विप्रो दोनों सर, क्या राय देंगे जहां तक विप्रो का सवाल है 460 के लेवल्स पर? देखिए विप्रो दोनों ही चार्ट पैटर्न अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि आज थोड़ा सा इंडिसेसिव मूव देखने को मिला है, पर पिछले 10-15 दिन देखते हैं तो 350-360 लेवल से 460 लेवल्स तक एक अच्छी मूव आई है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए। अगर टाइम करेक्शन थोड़ा सा होता है तो और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है चार्ट्स पे, तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। अभी के लिए 440 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और ट्रेल करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो, नजर रखिए इस काउंटर पर। इस बीच CESC जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नतीजे तो अच्छे आए ही हैं, साथ ही अच्छा डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। लगभग 45 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो CESC पर नजर रखिए। 7% के आसपास की अगर आप करंट प्राइस से देखें तो यील्ड निकल रही है। तो सर बढ़िया है। 40 रुपए की सुबह हम बात कर रहे थे, 40 रुपए की हम बात कर रहे थे, करेक्ट। डिविडेंड की 40 के बजाय 45 का आया है। तो बढ़िया एक्शन है CESC में, इसलिए आप देखिए स्टॉक पर भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। ये है राय जहां तक CESC का सवाल है। एक बार जरा इन्फोसिस पर भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छे मूवमेंट में ही है। वागी साहब, इन्फोसिस की भी हम बात कर रहे थे, 1400 के पार देखते हैं जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है।
दीपांशु, ये पिछले 4 से 5 दिनों से चल रहा है और इवेंट है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मुझे हालांकि चार्ट में कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है, बट एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये लेवल पे जब ये 1250 से लेकर 1380 या 90 तक आया है, ऐसे ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइडेबल होगा। आपको नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। इंतजार करें, रिजल्ट आने के बाद देखें क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और आशु सर के लिए एक बिगुल उनकी तरफ से आ रही है, एक दमदार कॉल। सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। देखिए अनिल जी, मार्केट की वॉलिटिलिटी में जो हाई बीटा स्टॉक्स है उनमें तो मतलब आप अनिल जी कि फेस ऐसा आ गया कि आप मतलब राइट होके भी रॉन्ग हो जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। तो मतलब लाइट रहना बेटर है, बट सेफ स्टॉक ढूंढने। और अनिल जी जो एक सेफ स्टॉक नजर आया है जो हमने अभी क्लाइंट से शेयर किया है वो है अनिल जी कोल इंडिया। तो 144.75 145 के अराउंड अनिल जी फ्यूचर चल रहा है, कैश थोड़ा नीचे है। तो कोल इंडिया में बाइंग करनी है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 151-52 का है, उसके बाद 155-56 का है। मुझे लगता है सेफ स्टॉक है और अनिल जी आउट परफॉर्म करेगा बाकी मार्केट को, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है, लॉट साइज बड़ा है, लोग ले नहीं पाते। तो हम कई बार ऐसे ओके लगता है उनकी फ्रेम फ्रीज हो गई है। कोल इंडिया यहां पर खरीदारी करने की राय है आशु सर की तरफ से। ये है वो स्टॉक जहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। 151-52 का पहला टारगेट रखें, 155-56 का दूसरा टारगेट रखें और करें आप तेजी। यहां पर एक्शन भरपूर बन सकता है। आशु सर, आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, बताएं सर, पूरा कर दीजिए। बस अनिल जी यही था कि 5 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर बाइंग करनी है अनिल जी, मार्केट में तेजी है, टेम्पटेशन रहेगी, लेकिन आपको बिल्कुल सिलेक्टिव स्टॉक्स में रहना चाहिए और लो बीटा में रहना चाहिए। और पीएसयू लेड स्टॉक्स जो है अभी भी उनमें स्ट्रेंथ है और स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उन स्टॉक्स के साथ ज्यादा बने रहे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो नज़र बनाए रखें इन सभी स्टॉक्स पर, पीएसयू स्टॉक्स स्पेशली। और थोड़ा एक्शन उतार चढ़ाव वाला होगा तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली ही पोजीशन की आप नज़र रखें। पर नज़र रखें कुछ बढ़िया ऑटो स्टॉक्स पर भी जहां पर एक्शन आ रहा है। M&M पर नज़र रखें क्योंकि एक ज़बरदस्त उछाल आया है इस कंपनी के शेयर प्राइस में, 0.7% ऊपर है। और आज इंट्राडे में देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी कंपनी ने टच करा है। M&M एक बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एक व्यू ले लेते हैं, किरण जी अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का व्यू है। किरण जी, M&M जबरदस्त तेजी में है सर, और आज देखिए लीड भी कर रहा है जहां तक निफ्टी का सवाल है। अब क्या लेवल्स दिखते हैं M&M पर? बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और इसने जो पिछला स्विंग टॉप तोड़ा 3 दिन पहले लगभग 766-65 लेवल्स के बाद, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा है और बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि इधर भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ये स्टॉक पिछले 10-15 दिनों में 550 से 830 का मूव आई है, तो इधर बाय करने की सलाह नहीं होगी, तो करेक्शंस पे बाय करनी चाहिए। पर अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 774 थोड़ा सा डीप डाउन है, पर वही सही लेवल है। 774 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और ऊपर और शॉर्ट कवरिंग की वजह से और भी जा सकता है। और बजट तक मुझे लगता है कि सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज अच्छे ही देखने को मिलेंगे, स्पेशली 4 व्हीलर्स। ओके, और इससे पहले कि 2:30 बजे आपके साथ विकास सेठी साहब जुड़े, एक बेहतरीन कॉल आ रहा है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से, और विश्वेश जी के बाद आपके साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे नितिन जी भी। लेकिन पहले विश्वेश के विशेष। विश्वेश जी के लिए बिगुल। ओके, विश्वेश जी से कनेक्शन होने की तैयारी में है और थोड़ी देर में वो कनेक्ट होंगे, उसके बाद हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक जय ठक्कर तैयार है और नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। तो जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है आईटीसी के ऊपर, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है अनिल जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटीसी एक रेंज में ट्रेड करेगा कुछ दिनों तक, तो इसका अभी 210 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो 220 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है
और 200 के स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन बेचना है। 10 रुपये ऊपर एक कॉल बेचे और 10 रुपये नीचे एक पुट बेचना है। 7.5 एंड 2.5 ये दोनों भाव है। तो कॉल 7.5 के आसपास बिक रहा है, पुट 2.5 रुपये के आसपास बिक रहा है। टोटल इनफ्लो 10 रुपये का हो जाएगा अनिल जी। यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है अगर 220 के ऊपर या तो 200 के नीचे चले जाए तो, बट इसको ये स्ट्रैटेजी को हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे अनिल जी। सो टोटल इनफ्लो हमारा अभी एज ऑफ नाउ कॉल पुट दोनों बेचने से 10 रुपये का हो रहा है आईटीसी का, और मेरा टारगेट इसमें लगभग बन रहा है 6 रुपये का पहला टारगेट है जी, 4.5 का सेकेंड टारगेट है। 6 एंड 4.5 इतना प्रीमियम घट सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 4-5 के 6 दिनों का एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिलेगा, जिसमें हमें ठीठा प्ले खेलने मिलेगा। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 रुपये वाला जो एक प्रीमियम है वो 6 से लेकर 4.5 तक हो जाएगा। इसमें हमें स्टॉप लॉस ऊपर में रखना है 13 का। तो अगर टोटल 10 का 13 हो जाता है कि उसके ऊपर निकल जाता है 13 के ऊपर, तो हमें एग्जिट करनी है स्ट्रैटेजी लॉस में। अदरवाइज ये 10 रुपये का प्रीमियम घटकर 6 रुपये नहीं तो 4.5 रुपये हो जाएगा। तो ये है आपके लिए आईटीसी का पुट और कॉल दोनों बेचने की राय विश्वेश जी की, प्रीमियम कमाने का इरादा, माफ कीजिएगा जय का। विश्वेश जी अब तैयार है, विश्वेश जी के लिए भी गुड। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, कुछ ऐसे डेटा बने हैं विच इज इंडिकेटिंग कि बैंक निफ्टी हाई ऑफ द डे पे चले जाना चाहिए। बैंक निफ्टी का 32,500 का कॉल ऑप्शन जो 140 के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है कि वो खरीदना चाहिए। और यहाँ पे जिस हिसाब से डेटा बने हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी इज हैविंग एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी नीचे आया मार्केट, तभी बैंक निफ्टी ने लो भी नहीं तोड़ा और 32,500 के पुट ऑप्शन की ओआई ओवरऑल घटी नहीं। मतलब 32,500 का राइटर ये बोल रहा है कि वो गिराओ, आई एम देयर टू राइट इट। And what it clearly means is that he is going to take the market to 32,800 and even higher. So मैंने कल बैंक निफ्टी का 32,300 का कॉल दिया था, आज 32,500 का कॉल ऑप्शन लेना है अनिल जी। मुझे लगता है इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 135-140 की रेंज में। 80 रुपए का स्टॉप लॉस, 200, 250 और 300। मतलब मेरा यह व्यू है कि हम लोग शायद 32,800 की ओर जा रहे हैं। तो उस लिहाज से 300 रुपए के टारगेट के लिए 32,500 का कॉल ऑप्शन हाई कन्विक्शन से ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन खरीदारी की राय। 32,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और बात करते करते देखिए 32,400 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी और बढ़िया रिवर्सल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास से घूमता हुआ, बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल से ही रिकवर होता हुआ। स्पेशली निफ्टी भी आप देखिए 14,450, 14,500 आज की 22 फर्स्ट सपोर्ट वही मैं बोल रहा था, बहुत बढ़िया है। और वही बात है दीपक, इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट को जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना पता चलेगा। जब तक करेक्शन 2:30 बजे के बाद बढ़ा ना आए कि मतलब तब तक अभी तक चिंता की कन्विक्शन रहना चाहिए। तो मतलब अगर आपको आज के लिए आप नर्वस हैं और कल के लिए पॉजिटिव हैं, उससे आपको समझ में आ जाना आज का मार्केट तो हुआ खत्म, अब कल का है। तो वही वाली बात है। तो ये कल के लिए जो कॉन्फिडेंस बाजार का है वो अभी भी बरकरार है। जुड़ रहे हैं नितिन जी हमारे साथ, और नितिन जी के लिए भी बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन बार का। बताएं नितिन जी। 14,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे। अभी ये बढ़ गई बट ये 77 में चल रही है, इसको लेना चाहिए। 14,500 इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 45 रुपीज का। अभी ये 77 के आसपास ऊपर आ गई है, इसको ले सकते हैं। टारगेट होगा 120-125। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है क्योंकि ये ऊपर आ गई है, तो आप 14,550 की कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस अभी 52 है और स्टॉप लॉस बनेगा 30 रुपए का। तो दोनों में से जो भी कंफर्ट लगे, अगर आपको 14,550 ज्यादा कंफर्ट लग रहा है तो वो लेना चाहिए। 30 का स्टॉप लॉस और उसके टारगेट 90 रुपए होंगे। और 14,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसके टारगेट 120 रुपए होंगे और स्टॉप लॉस उसका अब थोड़ा सा मतलब 50 का स्टॉप लॉस अब रख लेंगे क्योंकि ऊपर आ गई है, तो 50 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने की राय। 14,500 या 14,550 जो आपको ठीक लगे वो वाला कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। अच्छा नितिन जी ये बताइए कि कोई बैंक निफ्टी पर भी स्ट्रेटेजी? जी बैंक निफ्टी पे हमें 32,400 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए और ये केवल आज ही इंट्राडे के लिए होगी, क्लोजिंग को प्ले करने के लिए। और मुझे 32,400 की कॉल ऑप्शन अभी 235 रुपए में मिल रही है, 230, 235 ऐसे। और इसका स्टॉप लॉस होगा 170 रुपीज का। और जो भी क्लोजिंग में रेट होगा वो हम रिव्यू करके उस समय देख लेंगे, बट अभी 230, 235 में लेना चाहिए। आज क्लोजिंग में काटना चाहिए और स्टॉप लॉस 170 का रखना चाहिए। 170 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के, और टारगेट क्या रखना है सर? टारगेट क्लोजिंग में हो सकता है 350 के टारगेट मिल जाए।
तो 350 के आसपास का हम टारगेट रखें। ओके, 32,470 के आसपास। ओ माय गॉड, बैंक निफ्टी में भी बड़ी तगड़ी रिकवरी आती दिखी। इंटरेस्टिंग, 32,500 के अहम लेवल के आसपास। मेरे भी डेटा तैयार हैं, सेठी साहब भी तैयार हो रहे हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार आशु सर अपनी कुछ सरकारी बैंकों पर राय देना चाहते हैं, बताएं सर। अनिल जी, मैं अभी 5 मिनट यही बात करने की कोशिश कर रहा था कि जो मैंने पीएसयू लेड बोला था, पीएसयू बैंक्स भी उसके अंदर आते हैं। और अनिल जी, विश्वेश ने भी बैंक निफ्टी कवर की, तो ये बैंक्स में मतलब अभी जो गिरावट आई थी बिल्कुल इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो अभी 301-2 रुपए का स्टेट बैंक था, तो उसमें से भी मूव दिख रही है। तो पीएसयू लेड स्टॉक्स एंड पीएसयू बैंक्स में बने रहना चाहिए, बहुत अच्छी रिकवरी आएगी और बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म करेगा। तो प्रिसाइजली ये व्यू मैं शेयर करना चाह रहा था कि पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन नजर आ रहा है इन लेवल से भी। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम सरकारी बैंक जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए अगला बिगुल विकास सेठी साहब के लिए। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देंगे अपने सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, 2 पिक तो होंगी आज? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 2 पिक्स है। बाजार में वैसे गिरावट है लेकिन अच्छा मौका है खरीदारी करने का। तो एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक। बताएं सर, कैश से शुरुआत करें? बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है एक MNC कंपनी है। कंपनी का नाम है कंसाई नेरोलैक, जो दीपांशु कंसाई नेरोलैक बोलते हैं। ये एक जापानीज पेरेंट वाली पेंट वाली कंपनी है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जिस तरह से ये जो हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में एक जबरदस्त डिमांड चल रही है, उसके अलावा हाउसिंग सेक्टर को भी सरकार ने बूस्ट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुझे लगता है पेंट वाला पूरा सेक्टर अच्छा करेगा। फंडामेंटल सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 18-20% के। और जो प्रोमोटर है जो कंसाई पेंट्स जापान है, उनकी करीबन 75% की इसमें हिस्सेदारी है। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी एक कारण है कि अगले वीक 20 तारीख से इंडिगो पेंट्स, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, उसका IPO खुलने जा रहा है, जो कि 1480 से 1500 रुपए के प्राइस के पे इशू प्राइस फिक्स हुआ है। और हेलो 1480-1500 के, या अनिल जी 1480-1500 का प्राइस फिक्स हुआ है। और ग्रे मार्केट में अगर देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 800 रुपए के करीब के प्रीमियम उस IPO के हैं। तो मुझे लगता है अगले वीक पूरा पेंट सेक्टर फोकस में रहेगा। तो वहां से कंसाई नेरोलैक को खरीदने की सलाह, जो कि अभी 620-25 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसमें मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 660 का टारगेट है, 610 का स्टॉप लॉस। ओके, तो कंसाई नेरोलैक का सर, ये तो मेरा कॉलिंग कार्ड बन गया। जब भी ये स्टॉक का नाम आएगा मेरा एसोसिएशन बन गया। बोला किसने? मैं नहीं बोला। नहीं, आपने तो बोला हाईलाइट फर्स्ट आइडेंटिफाई था। नतीजे आएंगे, कमाई करेंगे। पहले वही सबसे तो हम तो ऐसे ही पकड़ते हैं। अब आजकल आप क्या बोलते हैं, कंसाई बोलते हैं, कंसाई बोलते हैं? आदत तो अभी भी कंसाई की। हाँ, लेकिन सोच समझ के कंसाई। जैसे बंसल जी ने गोडरेज बोलना बंद कर दिया जब से हमने पकड़ा है, तो कोई बात नहीं। तो सेठी साहब का तो कंसाई नेरोलैक ही है। तो कंसाई नेरोलैक यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 610 का स्टॉप लॉस, 660 के टारगेट के लिए। ओके, आइए अब है अगला स्टॉक आपके लिए सेठी साहब का दूसरा, बताएं सर। हाँ जी अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक F&O स्पेस से है, एक दिग्गज कंपनी है। कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट, जो कि अभी 522-23 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी जिस तरह के स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखी जा रही है, आज इसने अपने 52 वीक हाइज जो कि 530 के आसपास के है वो टच करे। और उसके बाद बाजार में जो करेक्शन आया उसमें थोड़ा स्टॉक नीचे आया है। बट मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है इसको खरीदने का। पूरे ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बिल्कुल फोकस में है। और जिस तरह से हम बजट को भी अप्रोच करने जा रहे हैं और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट पे अच्छा खासा सरकार का फोकस रहने वाला है, तो इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 550 का, स्टॉप लॉस 510 रुपए का। 550 का टारगेट, 510 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट में भी खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। तो 2 बेहतरीन स्टॉक और सेठी साहब के F&O के स्टॉक भी बड़े। ITC सर कल दिया था, कमाल करिए, बढ़िया सेठी साहब। ITC भी चल गया आपका? हाँ बिल्कुल अनिल जी। और आज तो वो CSC भी, हाँ CSC भी अनिल जी कल का स्टॉक था CSC, वो भी आज 682-85 के हाइज कर चुका है। 655 के लेवल पे कल बोला था। और बहुत ही जबरदस्त 45 रुपए का डिविडेंड, जो कि एक बड़ा सरप्राइज था, वो कंपनी ने आज रिजल्ट के साथ डिक्लेयर किया है। पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड था, इस बार 45 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। बहुत ही बढ़िया, गजब। तो ये है बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से।
कंसाई नेरोलैक और अदानी पोर्ट यहां पर खरीदारी करने की राय। कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल बिगुल आ रहे उनकी तरफ से एक बेहतरीन पिक। बताएं सर। अनिल जी पहले एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन। अनिल जी मैंने गोदरेज बोलना अनिल जी छोड़ा नहीं है, आपने और बाहर चैनल के ऊपर चैनल के बाहर इतनी बार पॉइंट हुआ अनिल जी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या मैं बोलता था और क्या करेक्ट है। तो अनिल जी मैंने बोलना नहीं छोड़ा, मैं खुद अनिल जी सही में तो हमको भी पता है, कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं क्या बोलता था और क्या ठीक। आप छोड़ना दे इस चक्कर में हमें बार बार आपको याद दिलाना है कि आपको गोदरेज बोलना है, गोदरेज बोलना है, गोदरेज बोलना है। ये तो पता चला अगर हम आपको याद नहीं दिलाए आप छोड़ देंगे। आप मतलब क्या है, आमतौर पर लोगों की अच्छी आदतें बुरी आदतें जल्दी से छूटती नहीं है, वही फॉर्मूला आप पे भी लागू होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप गोदरेज को याद रखें। बाकी वैसे है नाम गोदरेज ही है यहाँ पर मुंबई में, लेकिन दिल्ली वालों को छूट है पूरी। अच्छा बताइए सर, अब कौन सा स्टॉक? गोदरेज ग्रुप का तो नहीं है कोई शेयर आज? नहीं अनिल जी, अभी का हमारा पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अनिल जी जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, आज सुबह किसी पैनलिस्ट ने इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था और पूरी मार्केट की वीकनेस में स्टेट बैंक में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आई है। टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है। अभी हम एसबीआई को हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 300 रुपए के ऊपर। स्टेट बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, बाकी कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक होल्ड कर रहा है और न केवल होल्ड कर रहा है, नए हाइस बना रहा है। तो इन स्तरों पर आउट परफॉर्मिंग स्टेट बैंक को बाय करके चलें। 300 रुपए पर 300 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 317 रुपए का 317 का होगा और दूसरा टारगेट 321 रुपए का 321 का होगा। तो स्टेट बैंक पे हमारी खरीदारी की राय। ओके, स्टेट बैंक को खरीदें, यह है राय आपके लिए आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और एसबीआई मुझे याद है लगातार आशु सर भी 350 रुपए, आशु सर 350 रुपए के टारगेट रखे हुए ना आपने एसबीआई के, जहां तक मुझे सही याद है। तो बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल 350 का टारगेट स्टेट बैंक का और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो ऑलमोस्ट डबल का दिया है वो पीएनबी का है। तो ये सारे के सारे टर्न अराउंड कैंडिडेट्स हैं अनिल जी। और सीधा भाव अनिल जी, तभी तो लोग पैसे बना पाएंगे। अगर 5-10 रुपए का देंगे तो वैसे ही जल्दी बिक जाता है, कॉन्फिडेंस कम आता है। अनिल जी देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि एक जर्नी बतानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मार्केट जिटरी है, मार्केट में डर भी लगता है। अगर हम ही बोलेंगे 10 रुपए 20 रुपए और जेन्युइनली वो दिखता है कि 100 रुपए का मूव दिखता था, इसलिए तभी लोग 100 तो कोई भी नहीं बना पाएगा, 100 बोलेंगे तब कोई 50 बनाएगा, 25 बनाएगा, तो वो तो दम से खुशी से और ढंग से बना पाए इसीलिए। और उसके बाद अनिल जी क्या होता है कि लॉट कवर करने के बाद, जैसे भारती में किया, मैंने उस दिन भी बोला कि या बाकी में भी कि आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लो। आप अगर आपने मतलब एक्स क्वांटिटी थी तो 50% ऑफ दैट और 25% एक्स बिल्कुल डिलीवरी में कन्वर्ट करके भूल जाओ। तो अल्टीमेट टारगेट तो अनिल जी एसबीआई का 350 है ही है। तो अल्टीमेटली 350 के टारगेट के लिए तैयार हो जाइए। एसबीआई पर आज तो इस पर ब्रोकरेज व्यू भी आया है, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़ा टारगेट लेकर आए 393 रुपीज का। पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी क्या है। सर हमारे बाजारों में तो रिकवरी है। ग्लोबल बाजार सुबह से जो थोड़ी बहुत बढ़त दिखा रहे थे वैसे ही मूड में है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि ऊपरी स्तरों से फिसला है, बट इन्हीं लेवल्स के आसपास पूरा दिन इसने अभी तक तो बिताया सर। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी मामूली ही बढ़त दिखा रहे हैं। यूरोप की सर एकदम फ्लैट शुरुआत हुई है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, ना ज्यादा बड़ी गेन आ रही है ना फॉल आ रहा है, एकदम सपाट है यूरोप के बाजार। एशिया की बात करें तो जापान 1% ऊपर था, पर हांगकांग एकदम फ्लैट बंद हुआ और शंघाई लगभग 0.5% की गिरावट। तो थोड़ी सुस्ती आज ग्लोबल बाजारों में दिख रही है सर, बताएं क्या करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे आप मेरे पास में आए, जब दो बहुत जबरदस्त लेवल है। 14,500 के आसपास निफ्टी और 32,500 के आसपास बैंक निफ्टी, और डेटा दोनों में अलग बन रहे हैं। अच्छा, और आपको लग रहा होगा कि मैं ये कहूंगा कि डेटा बैंक निफ्टी के बहुत बढ़िया है, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी के थोड़े 40 पॉइंट नीचे। इनफैक्ट अब से लेकर क्लोजिंग तक की यात्रा अगर आप देखें जी, तो बेहतर डेटा बैंक निफ्टी के हैं आज। तो लीड अब निफ्टी की बैंक मैं बताता हूँ क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि 14,500 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होगा। ओके, और उसका कारण ये कि 14,500 के पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट का 44 लाख शेयरों का, और उसमें से 18 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो बड़ा एडिशन हुआ है और ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज।
तो ठीक है ना, तो 14,500 आपके लिए बेस हो गया। दूसरी बात, 14,500 पे कॉल ऑप्शन में 29 लाख शेयर हैं, तो थोड़ा नीचे आए तो 14,500 के कॉल राइटर आज काटने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो उसके आसपास ये सपोर्ट हो गया। तो मेरा ये समझना है जो बॉटम बनना था बन गया, आज की गिरावट हो गई, आज का हो गया। अब आज आप नीचे नहीं जाएंगे 14,500 के नीचे, और इसीलिए आज सुबह का स्टॉप लॉस अपना दीप जो है वो 14,475 का है। ओके, क्लोजिंग बेसिस पर करा भी था आपने, ठीक है ना, क्लोजिंग बेसिस पर 14,475 नहीं होने वाला है, वो आप आराम से मान के चलिए। तो आपको अपनी रिस्क पता है, 14,525 पे 50 पॉइंट की रिस्क है। अगर 50 पॉइंट नीचे बंद होता दिखे तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है, जो कि नहीं होना। मुझे लगता है अच्छा कितना ऊपर जा सकते हैं, 14,600 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे, ये भी ध्यान में रखिए। ओके, और उसका कारण ये है कि 14,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और वो 54 लाख शेयरों का, उसमें से 27 आज ही जुड़े। तो आज बड़ी भारी भरकम कॉल राइटिंग हुई है 14,000 आपकी 600 पर। तो अब इसको वक्त 14,500 14,600 के बीच बिताना है। क्लोजिंग 14,500 के नीचे नहीं होनी है, 14,600 के ऊपर नहीं होनी, 14,475 14,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर 14,475 के नीचे बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करके जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो चिंता की बात नहीं, तब तक आप रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। डेटा ये बता रहे हैं कि 32,500 के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 32,500 तो एक जगह फ्लोर है, एक जगह रेजिस्टेंस है, और जबकि 32,515 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर गिरेगा मतलब यहाँ से। तो डेटा अभी ये बता रहा है दीप, देखिए जो है और मैं क्यों कह रहा हूँ बता दूं आपको। 32,500 के कॉल ऑप्शन पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 21 लाख शेयरों का, और 9 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो ये कॉल राइटर्स पूरी कोशिश करेंगे कि 32,500 के नीचे ही रहे बैंक निफ्टी, ऐसा मेरा समझना है। अब अगर लेकिन 32,500 के ऊपर रह गए, टिक गए 3:05 के पहले, अपना फॉर्मूला टाइम सेट है 3:05, 3:05 के पहले आप 32,500 के ऊपर टिक गए तो फिर आप 32,600 के ऊपर क्लोज देंगे, फिर 32,600 के नीचे भी नहीं, 32,613 का जो लाइफ हाई है उसके ऊपर क्लोज देंगे। ओ वाह, हाँ, फिर सीधा आपको 125 पॉइंट और मिलेंगे क्लोजिंग। लेकिन अभी तक जो मुझे डेटा दिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, 32,500 के ऊपर क्लोज की उम्मीद थोड़ी आप करेंगे तो ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे। नीचे 32,000 बड़ा मजबूत सपोर्ट है, 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, फिर वहां से तो आप बहुत पहले से 32,150 से घूम गए। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक 32,500 के आसपास का लेवल देखते हैं। अगर टिक गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको बहुत बढ़िया लाइफ हाई पर क्लोजिंग मिलेगी, बहुत ही मजबूत क्लोजिंग मिलेगी। और नहीं तो फिर थोड़ा 32,500 के नीचे, लेकिन कोई बहुत नीचे बंद होगा 32,500 का ऐसा भी नहीं है। तब आपके लिए मैक्सिमम नीचे की जो जगह है बंद होने की 32,350। आप 32,350 के नीचे भी बंद नहीं होंगे। तो मुझे जो अभी तक डेटा फॉर्मेशन लग रहा है 32,350 32,500 इस रेंज में बैंक निफ्टी कहीं बंद होना चाहिए, और निफ्टी 14,475 14,525 इस रेंज में कहीं बंद होना चाहिए। समझ गया। तो 14,500 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग पर 32,500 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग अभी का डेटा है, बट देखते हैं थोड़ी देर में फिर से एक बार इसको रिविजिट कर लेंगे। पर तब तक टाइटन को पुल अप करिए, क्योंकि जब सर हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे तो बड़ा अपडेट आया टाइटन को लेकर। झुनझुनवाला साहब ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है पिछली तिमाही में, ये अपडेट आ रहा है शेयर होल्डिंग का, 0.2% से हिस्सेदारी कम करी है, तो 5.52% से काट कर 5.32% करिए। कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट क्योंकि झुनझुनवाला साहब और टाइटन की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए ये अपडेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर LIC ने यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, और लगभग उतनी बढ़ाई है जितनी झुनझुनवाला साहब ने काटी है। तो 3.31% से बढ़ाकर LIC ने अपनी हिस्सेदारी 3.59% करी। तो इंटरेस्टिंग फंड एक्शन होते हुए दिख रहा है। जहां तक टाइटन का सवाल है, झुनझुनवाला साहब ने थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है, पर यहां पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक बार जरा बंसल जी से चार्ट चेक ले लेते हैं। बंसल जी, टाइटन का चार्ट 2 दिनों से थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है, पर 1500 के लेवल पर होल्ड कर रहा है। आप बताएं क्या लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए? देखिए दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा 1500 यहाँ पर एक पहला सपोर्ट है, और उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट आता है 1463 1464 के अराउंड एक बड़ा सपोर्ट आता है। एज ऑफ नाउ 1500 एक बड़ा सपोर्ट है, और आज भी इसके नीचे निकला था बट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1500 के नीचे की अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तब शॉर्ट टर्म ट्रेंड में थोड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 1400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टाइटन ये है आपके लिए एक स्टॉक इन फोकस, और झुनझुनवाला साहब ने यहाँ पर थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है। ऑटो स्टॉक्स आज बढ़िया तेजी में ये पूरा पैक आपको आते हुए दिख रहा है, और ऑटोज के साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहां पर आपको करनी चाहिए फोकस। क्यों? क्योंकि टेस्ला अब भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है। उन्होंने बैंगलोर में कंपनी रजिस्टर कर ली है।
कहां पर होना चाहिए फोकस टेस्ला की एंट्री के बाद? चलिए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, देखिए टेस्ला तो एंट्री कर चुका है, काफ़ी सारी गाड़ियां टेस्ला की अब आएगी, ये तो पक्का है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा है चार्जिंग स्टेशंस। सरकार ने पहले भी कहा था करीब 70,000 चार्जिंग स्टेशन जो है उसको बनाने की योजना बनाई थी और इसमें BHEL जो है वो सबसे आगे है। पिछले साल इस कंपनी ने EESL के साथ पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करार किया था। तो फ्रंट रनर जो होगा पूरे इस स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में वो BHEL होगा। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। सुबह भी हमने आपको बताया था। टाटा पावर भी इसके साथ साथ भारत में करीब 17 शहर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगा चुका है। तो यहाँ भी आपकी नजर होनी चाहिए। लिथियम आयन बैटरीज दूसरा अहम चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ होने वाली है और PLI स्कीम के तहत करीब 18,000 करोड़ के आसपास के फंड जो है यहाँ पे दिए जाने हैं और टाटा केमिकल्स जो है इसमें फ्रंट रनर है जो कि गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के पूरे फिरात में और सब कुछ तैयारी ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ नजर होनी चाहिए। हिमालय स्पेशलिटी केमिकल लिथियम आयन बैटरी में जो इस्तेमाल होता है उसको बनाने वाला कार्बन जो है वो ये कंपनी बनाती है। तो जो रॉ मटेरियल है वो ये देने वाले हैं। एक्साइड ने भी कुछ साल पहले 2018 में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ करार किया था लिथियम आयन बैटरी के लिए, लेकिन ये असेंबली करने वाले हैं और टाटा केमिकल्स बनाने वाला है। दोनों में फर्क है, याद रखिए। और अमरा राजा बैटरी भी चेन्नई में इसकी असेंबलिंग करता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपनी सब्सिडाइज के थ्रू टेस्ला के साथ करार किया हुआ है। उसमें एक महिंद्रा CIE है। मेक्सिको में टेस्ला के साथ जो इसकी मेक्सिको का प्लांट है वहां से टेस्ला के लिए कुछ बैटरी पैक सप्लाई करती है ये कंपनी। तो ये एक महिंद्रा CIE के लिए अपडेट है। इसके अलावा शानदार टेक्नोलॉजीज 2017 में मेक्सिको प्लांट से 2 वाइपर सिस्टम सप्लाई करने के लिए टेस्ला के साथ इन्होंने करार किया था। वेरॉक इंजीनियरिंग टेस्ला का जो मॉडल Y है उसके लिए छोटे लैम्प सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है और मदरसन सूबी भी काफ़ी सारे कुछ पार्ट्स है वो टेस्ला के लिए बनाती है। लेकिन ये सब की सब कंपनी जो है अपनी सब्सिडीज के तहत उनसे बनाती है। तो अगर टेस्ला इंडिया में आएगा तो जाहिर सी बात है करा तो इनके साथ ही करेगा क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनियां हैं, डेफिनेटली ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो इसके लिए इन कंपनीज पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं और आज सुबह भाई अनिल जी हमें कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करवा रहे थे। BHEL की बात करी थी, वरुण ने भी हाईलाइट किया। साथ ही हमने देखा है कि हिमाद्री यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है और साथ ही कई और कंपनीज जिनका ऑलरेडी टेस्ला के साथ ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप है। ऑलरेडी उनके जो बाकी मॉडल्स हैं वहां पर सप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत में जब टेस्ला एंट्री लेता है तो फिर इन कंपनीज के साथ यहां पर भी पार्टनरशिप बनेगी या नहीं। पर ये हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो इसकी वजह से इंपैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हम नजर डाल लेते हैं। कॉल लेते हैं सुमित जी के, स्वागत करते हैं उनका एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। स्वागत है सुमित जी, बताएं एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए क्या चुना आपने? गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक्सपायरी के ऑप्शन के तौर पे मेरे को लगता है कि यहाँ से वापस अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी को सिलेक्ट करें एक्सपायरी के ऑप्शन के तौर पे। निफ्टी का 14,500 का 14 जैन का कॉल यानी कल की एक्सपायरी वाला, इसके अंदर खरीदारी करें। 75 रुपया 78 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में इंट्राडे करेक्शन देखने को मिल चुका है और अब यहाँ से वापस से बाउंस बैक और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो एक्सपायरी के ट्रेड के तौर पे खरीदारी करें। 14,500 का कॉल, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 25 रुपए का, ऊपर में टारगेट होगा 150 रुपए से लेके 175 रुपए तक का। 14,500 का कॉल लेना है निफ्टी का। 14,500 का कॉल खरीदारी करनी है आपको निफ्टी पर इस समय। यह है आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन और निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है बाजार में तो फायदा उठाएं। 25 का स्टॉप लॉस लगाएं, 150 और 175 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। यह है आपके लिए सुमित जी की राय। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्ट्रैटेजी देने के लिए। चलते हैं जय ठक्कर के पास उनके जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीपांशु, PSU स्टॉक्स में PSU बैंकिंग स्टॉक्स खास करके मैं कहूंगा कि इसमें जबरदस्त रिकवरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट आज डेज हाई के ऊपर काफी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं और जो हिसाब का यहाँ पे मोमेंटम है निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स में भी 1956 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020-2050 तक जाना चाहिए इंडेक्स और उसके सारे स्टॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक करके अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैनरा बैंक मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे आज का हाई निकल चुका है। 145 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए 10 रुपए पे अभी और छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए 80 पैसे का। दी फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो 13.5, सेकेंड टारगेट बनेगा 15 का। 13.5 एंड 15 ये दो टारगेट के लिए 145 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन कैनरा बैंक का खरीदना है 7.8 के स्टॉप लॉस के साथ।
आज का ही हाई निकल गया कैनरा बैंक में, और जो हिसाब से इसने फ्यूचर्स के डेटा में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में उसने प्रीवियस स्विंग हाई को, वीकली स्विंग हाई को निकाल दिया है आराम से। स्पॉट में दीपांशु 146 का ही जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर निकाल देता है तो लगभग 152 से 155 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट फ्यूचर्स के डेटा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट के जो 146 के लेवल से वो निकल जाएंगे, एंड दिस स्टॉक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 150 टू 155, इसलिए इसका कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। तो कैनरा बैंक का 145 का कॉल ऑप्शन खरीदें। और कल का काम आज ही पिक ऑफ द डे कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, हम पिक ऑफ द डे है हमारा कैनरा बैंक, जिसपे भी जय ने बाय कॉल दिया है, और इसमें जैसे जय ने मेंशन करा कल का हाई निकल चुका है, टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। कल हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा मिलकर के सभी लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और आज बारी है कैनरा बैंक की, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक अनिल जी मुझे लगता है कि 160 रुपए के लेवल्स तक जाएगा, यानी कि मौजूदा स्तरों से भी आपको 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 140 रुपए पर, 140 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट 151 का, 151 रुपए का पहला टारगेट, और 155 155 का दूसरा टारगेट, जिसके लिए कैनरा बैंक में हमारी खरीदारी की राय है। यह है हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो कैनरा बैंक पर आपको रखनी है नजर, जिस तरह से इस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अच्छी मूव है, और अनिल जी इसके बारे में तो सर आप भी चर्चा कर चुके हैं, और हम देख ही रहे हैं कि लगातार ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी 100 के लेवल से तो 150 तक आ ही गया पिछले, अगर आप 2-3 महीनों का एक्शन देखें, पर यहां से भी मोमेंटम बढ़ रहा है। मेरे को याद है कि सीरीज की शुरुआत में ये पहले या दूसरे दिन होगा, शुक्रवार या सोमवार को, जब ये, क्योंकि ये बैन में था ना पिछली बार, तो जैसे बैन में आया से बाहर आया, तो मेरे ख्याल से हमने 128-30 रुपए के आसपास, 130 के आसपास होगी, 2-4 रुपए ऊपर नीचे, वहां पर खरीदारी की राय दी थी कि ये इस सीरीज का स्टॉक हो सकता है, स्टॉक ऑफ द सीरीज है कैनरा बैंक। तो ये बिल्कुल सही है। कुणाल जी राकेश जी जो पिक ऑफ द डे दे रहे हैं, ये अगली सीरीज, ये अगले कुछ दिनों में बड़ा कमाल कर सकता है। इस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो कैनरा बैंक मुझे लगता है कि दिखाएगा कमाल। 134 के लेवल पर दिया था सर, फर्स्ट को ही आपने दिया था, और आपने कहा भी था कि यहाँ से तो बढ़िया रफ्तार पकड़ने, बल्कि आपके वहां से अगर आप देखें तो तीनों टारगेट्स आ गए क्या? तीनों टारगेट पहली जनवरी को दिया था, क्लोजिंग शो में दिया था। यस, बिकॉज नई सीरीज की शुरुआत पहली जनवरी को तो हुई थी, क्योंकि मैं कब से इंतजार कर रहा था कैनरा बैंक का, ये बैन से बाहर निकल ही नहीं रहा था, तो पूरे सीरीज में फंसा रहा बैन में, जैसे बाहर निकला मैंने पकड़ के कॉल दिया। उस दिन दोनों पर दिया था, कैनरा पे आपने दिया, और उसके तीनों टारगेट्स आ गए। 144 का थर्ड टारगेट था, वो भी आ गया, और पीएनबी पे भी दिया, क्योंकि पीएनबी भी वो था, और 35 रुपए के आसपास शायद पीएनबी दिया होगा। 34 पर दिया था, 35.5 और 37 के पीएनबी पे टारगेट से दोनों यहाँ पर भी आ गए सर, तो दोनों पर ही टारगेट्स आ गए, पर यहाँ से भी और मोमेंटम आपको दिख रहा है सर। डन, ओके, आइए बढ़ते आगे, और भसीन साहब हमारे साथ हैं तैयार, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका, एक बार फिर से बताएं सर आपके अपडेट्स, और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल्स। अपडेट ये सर, पीएनबी आपको बाय दिया था, वेदांता सेल दोनों हो गए, पीएनबी अभी भी, पीएसयू बैंक स्ट्रांग दिख रहे। आपको एमएनएम फाइनेंस 86.5 में दिलाया था, 91 का भाव हो गया, और उसके सामने जो सेल है बने रहिए, हैवल्स और वोल्टास दोनों वीक लग रहे हैं, तो एज अ पेयर वो है। अब मेरे पे अगेन 2 सेल 1 बाय है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। 2 सेल 1 बाय, ठीक है सर, तो बाय से शुरुआत कर लेते हैं। तो बाय में है सर, आज मेरा मनपसंद शेयर जो, जहां मुझे लगता है कि देयर विल बी अ वेरी बिग न्यूज ऑन ट्राइफर्केशन ऑफ बिजनेसेस, आईटीसी का भाव 210, 10.5, 11 है, 206 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 220 का टारगेट। आईटीसी कैन बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर इन दिस मार्केट एंड इट इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मैनेजमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव इन ट्राइंग टू स्प्लिट द बिजनेस। सेल में है सर, मेटल्स बहुत वीक है, डॉलर इज पिकिंग अप, 63, 63.5 में बेचिए हिंडाल्को, 68, 69 का स्टॉप लॉस रखिए, 52 रुपए का टारगेट, और टाटा स्टील बेचिए 5 और 7 में 18 का स्टॉप लॉस है, 680 का टारगेट। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां बिकवाली करनी, पहले तो खरीदारी करनी है वो बता दूं। आईटीसी खरीदना है आपको 210, 211 के आसपास, 206 का स्टॉप लॉस, 206, 220 का रखिएगा टारगेट। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को, यहाँ पर करनी है बिकवाली, और हिंडाल्को में आपको बिकवाली करनी है
62-63 के आसपास, 263-50 के आसपास बिकवाली कीजिए। 269 269 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस को ठीक कर लीजिए, 269 करना है। 269 का स्टॉप लॉस कर लीजिए हिंडाल्को के लिए, और टारगेट आपको रखना है हिंडाल्को में 252 252 का टारगेट रखिए, और स्टॉप लॉस 269 हाफ का कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो बेचना है वो है टिस्को टाटा स्टील। आपको बेचना है 705 रुपये के आसपास बेचिए, 718 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 680 का रखिएगा टारगेट। तीसरा स्टॉक बिकवाली का दिख रहा है बसीन साहब की तरफ से टिस्को में। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब, ये 3 बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, तो नजर रखिए इन काउंटर्स पर, यहाँ पर आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। पर एक स्टॉक जहाँ पर अच्छा एक्शन बना है, भसीन साहब ने भी पहले बात करी है, आशु सर का तो फेवरेट रहा है और आशु सर से इस पर फ्रेश व्यू भी लेंगे। पर उससे पहले चलते हैं कुशल के पास जानने के लिए। भारती एयरटेल, कुशल फाइनली एफडीआई लिमिट अब 100% हो गई है और कंपनी ने एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को भी इन्फॉर्म कर दिया है। बताएं क्या है खबर भारती एयरटेल को लेकर, और ऑफकोर्स संभावित इनफ्लोज क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए दीपांशु, भारतीय एयरटेल की फाइनली अब जो है काफी बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है। डीओटी से इनको जो 100% लिमिट करने का एफडीआई अप्रूवल मिला है वो काफी बेहतरीन इनके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि 9 फरवरी को जो है एमएससीआई अपना फरवरी का रिव्यू है वो करती हुई नजर आएगी। और ये जो है एमएससीआई वो एनएसडीएल के अपडेट्स जो है उनको देखती है, और एनएसडीएल पे अपडेट करने के लिए करीब 2 से 3 दिन है इनके पास, क्योंकि जब फरवरी में ये रिव्यू करते हैं तो जनवरी के लास्ट 10 बिजनेस डेज जो में से कोई भी एक दिन जो है ये चुनते हैं जो एनएसडीएल पर अपडेट आता है। तो यहां पर आपको नजर रखनी होगी कि एनएसडीएल जो है कब इसको अपडेट करता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने सवाल पूछा कि कितने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, तो यहां पर मेरे पास 2 ब्रोकरेज हाउसेस के इनफ्लो एक्सपेक्टेशन है। एक तो क्रेडिट स्विस है, 7500 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट ये मानकर चल रहे हैं, करीब करीब $1 बिलियन के इनफ्लोज आ सकते हैं। साथ ही एडलवाइज यहां पर भी 4500 से करीबन 5250 करोड़ के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। और यही नहीं, आप देखिए आज सुबह भी सीएलएसए ने इन पर खरीदारी की राय जो है बरकरार रखी है और 730 रुपए के लक्ष्य जा रहे हैं। तो अपने आप में ओवरऑल पूरी की पूरी पॉजिटिविटी जो है भारतीय एयरटेल में बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल में पॉजिटिविटी बनती आ रही है। और आशु जी, आपका तो हाई कन्विक्शन रहा है, पर आज भी आशु जी इतने पॉजिटिव न्यूज फ्लो के बावजूद हमने देखा कि 600 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। पर ये क्या मोमेंटरी ही है? क्या ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 600-610 के बैंड की, क्या इसके ऊपर भी आप जाते हुए देखते हैं भारतीय एयरटेल को? क्या है आपका फ्रेश व्यू? दीपांशु, बिल्कुल जाएगा, 100% जाना चाहिए इसको। और उसका कारण दीपांशु, आज मैंने भी ओपनिंग कमेंट्री में भी बोला कि आज हमने भारती में प्रॉफिट बुकिंग की। दीपांशु, आपने देखा होगा हम पिछले कितने हफ्तों से हर हफ्ते, मतलब अनिल जी ने एक बार ये भी कहा, बोर नहीं हो जाते, क्योंकि जिस ट्रेड में, जिस स्टॉक में इतनी कन्विक्शन है ऊपर जाना है तो उसको छोड़ने का मतलब ही नहीं है। पैसे बनाने हैं ना, चाहे एक ही स्टॉक से आते रहे। लेकिन आज जिस तरह की पॉजिटिव न्यूज के बाद जो सुबह जितना यूफोरिया बना हुआ था, क्योंकि जो लेने आते हैं ना, फ्रेश लेने आते हैं, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, टाइड सिंड्रोम्स आ रहे थे, फैटीग आ गया था, या भाव आते गए निकलते गए, तो वो जो नए लोग लेने आते हैं, पर्टिकुलरली जब इस यूफोरिया में जो इंट्राडे वाले आते हैं, इंट्राडे में कभी भी सजेस्ट नहीं करता दीपांशु, आई मीन इंट्राडे एज पर मी इज ए लॉस मेकिंग गेम। तो मुझे आज मतलब 90% और यकीन था कि एक तो भाव, मतलब ये 500 के भाव की न्यूज नहीं है, ये 600 के भाव की न्यूज आई है। तो इस भाव पे जो भी लोग सुबह चढ़ेंगे उनको एक बार भारतीय जरूर करेक्ट करेगा। वो करेक्ट 15 रुपए हो, 25 रुपए हो, उसका अंदाजा नहीं था या ना है, लेकिन ये था कि डिसिप्लिन ये कहता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ, 570 के आसपास जो कल का भाव था, 570-75 में दीपांशु पोजिशनल फिर लेके रखें, 600 के ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे जो इवेंट्स आते हैं इस तरह के, मतलब ऊपर के भाव पे और ऊपर पे यूफोरिया, और फिर वो चढ़ जाते हैं, और वो भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इतना आसान नहीं होता दीपांशु इस मार्केट में पैसा बनाना। ओके, तो थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है क्योंकि अच्छी तेजी रही थी काउंटर में, पर एक्शन बरकरार है। भारतीय एयरटेल पर रखनी है नजर रखिए। एक और स्टॉक पर जो बढ़िया तेजी दिखा रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, जुबिलेंट लाइफ। इसके चार्ट को पुल अप करिए, 5% की तेजी इस काउंटर में आती हुई दिख रही है। और अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में लगभग 20% का उछाल इस स्टॉक में आ चुका है। क्या है वजह जुबिलेंट लाइफ में इतनी अच्छी तेजी की? चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए। देवांशी, बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, आपने अभी टाइटन की बात की जहां पे राकेश झुंझुनवाला ने हिस्सा बेचा है, लेकिन जुबिलेंट लाइफ है जहां पे इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो अपना हिस्सेदारी जो है वो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इस तिमाही में भी उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है। 5.74% हिस्सा था उनका पिछली तिमाही में, जहाँ से बढ़ाकर अब 5.82% कर दिया है। एक मेजर ट्रिगर बनता हुआ दिखा था। इसके अलावा भी आप देखिए जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो लगातार काफ़ी शानदार बनते हुए दिखे हैं। कंपनी लगातार एक कोशिश में है कि डीमर्जर करके वैल्यू अनलॉकिंग करे शेयर धारकों के लिए, और वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एनसीएलटी से उनको मंजूरी मिल चुकी है और अब वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, और इसी के चलते हम देख रहे हैं दोनों जो कंपनीज होंगे फार्मा और लाइफ साइंसेज, इन दोनों में अच्छे फंडामेंटल्स होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा हमने आपको कुछ दिन पहले ये बात भी बताई थी कि रेड बुल के साथ कंपनी टाई अप कर रही है, करार होता हुआ दिखेगा। इनकी जो विटामिन न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो डील है वो पूरी होती हुई दिखेगी, तो इसके चलते भी एक बड़ा बूस्टर इस कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। तो कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से इस स्टॉक में फोकस जरूर बनता हुआ दिखा था। और जैसे मैंने कहा कि अपने फार्मा कारोबार पर अभी जिस तरह से कंपनी फोकस करती हुई दिख रही है, अब कंपनी निजी फंड से फंड्स रेस करने पर विचार कर रही है और बातचीत भी चलती है इसके साथ। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पर कंपनी का फोकस है। सीडीएमओ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पर कंपनी ने करार किया है। तो लगातार नए जो लॉन्चेस है वो करती हुई दिख रही है। फार्मा सेगमेंट में फंड्स रेस करती हुई दिख रही है, और लाइफ साइंसेज में भी हम देखेंगे लगातार जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हुए दिख रहे हैं। डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है सारे प्रोडक्ट्स की, और अब जो निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, जहां पर आपको रखनी है नजर। जबरदस्त एक्शन में है स्टॉक। और कुणाल जी आज भी 5-5.5% की तेजी दिखा रहा है। पता है सर चार्ट क्या कह रही है? देखिए चार्ट बहुत बढ़िया है दीपांशु, और चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें और शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो मेरी राय में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। नई खरीदारी भी इन स्तरों पर करनी चाहिए, और जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 945 945 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। बहुत जल्द ये स्टॉक आपको 1100 के लेवल्स दिखाएगा, तो मेरी राय में बिल्कुल बने रहना चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस भी इन स्तरों पर बना सकते हैं। चलिए, तो फिर 1100 के लेवल्स के लिए होल्ड करिए इसको, कोई परेशानी नहीं है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा को जरा पुल अप कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी जो नर्वसनेस आई थी बाजार में वहां पर हमने उतार चढ़ाव देखा, पर जितनी नर्वसनेस में गिरावट आई थी वो पूरी रिकवर करके और तेजी से बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर पड़ चुका है। तो कल का हमारा काफी सारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन कॉल रहा है ये काउंटर, और अभी भी अच्छी तेजी में ही बना हुआ है, कोई वहां पर परेशानी नहीं है। BHEL यहाँ पर भी देखिए सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय भी दी थी। सॉरी, अनिल जी ने वाले थे और उससे पहले ही खरीदारी की राय आ गई थी सुमित जी की तरफ से। वहां पर भी देखिए तो एक्शन भरपूर यहाँ पर बना हुआ है, कोई मूवमेंट की परेशानी नहीं है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, M&M की तो हमने बात करी। DLF पर लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेजी है, और आज भी वो मोमेंटम DLF पर बरकरार है। आशु जी जरा इसके चार्ट देखें, क्या चल रहा है DLF में? देखिए दीपांशु, DLF बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अभी इसमें एक जो पीछे मुझे कंसर्न आया था, क्योंकि इनका जो सबसे स्ट्रेंथ वाला मॉडल था वो था रेंटल मॉडल, क्योंकि यही एक कंपनी है। अगर आप DLF में गुड़गांव में सारी प्रॉपर्टीज देखें, जो इनकी रेंटल रिटर्न भी, जो सारी बिल्डिंग्स हैं इन्होंने ओन कर रखे हैं और रेंटल रिटर्न्स भी हैं। बट बिकॉज ऑफ कोविड जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, और काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने ऑफिस को थोड़ा सा स्क्वीज इन करने की कोशिश की है, कुछ फ्लोर्स भी खाली किए हैं, तो उस पर इनको टेम्परेरी इफेक्ट आया था। लेकिन जो अदरवाइज हाउसिंग की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से इनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फ्लोर्स में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो दीपांशु, ये बहुत टाइम बाद ये भाव आया है कि, और ये मतलब ऑल टाइम मतलब ऑलमोस्ट हाई पे इस वक्त चल रहा है कि पिछले मुझे लगता है 5-7 सालों के। तो इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि यहाँ से मतलब अगर कोई भी डिप आता है तो अब तो पोर्टफोलियो के सारे जितने भी जो जिटर्स और ब्लूज थे वो निकल चुके हैं इससे, और एक नए भाव पे खड़ा हुआ है। तो अब तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग और जो स्टॉन्च फॉलोअर्स थे, जो बुल्स थे, वो भी ऐसे स्टॉक में जब एग्जिट मिलता है तो निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में अभी भी जो ओवरऑल डिमांड है, क्योंकि ये अभी आप देखिए दीपांशु, जो थीम आया था अफोर्डेबल हाउसिंग कहने और सुनने में बहुत बढ़िया था, लेकिन उस थीम से किसी को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली जो बूम है वो जो मिड लेवल और जो लग्जरी सेमी लग्जरी लेवल का जो बोलते हैं हाउसिंग, उसी में आता है, और उसमें अभी भी इनकी डिमांड इंटैक्ट है। आई मीन द मोस्ट प्रेफर्ड बिल्डर इन दिल्ली NCR इज DLF। बिल्कुल।
तो ये है आपके लिए राय। और इस बीच एक और स्टॉक जिस पर फोकस करिए वो है अदानी पोर्ट। आप देखिए अभी भी सेठी साहब 524 रुपए में रिकमेंड करके गए थे, 540 रुपए का टारगेट आपके लिए यहाँ पर उसके पार निकलता हुआ। टारगेट था उनका 550 का, उस टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक में जबरदस्त मूव आया है। थोड़ी देर में आपके लिए एक आज के 2000 भी आने की तैयारी, कल के 2000 हाँ, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तब तक चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। उनके पास है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, आइए पहले करते हैं उस पर फोकस। चेतन बताइए क्या है खबर, किस सेक्टर किन कंपनियों से जुड़ी हुई? वैसे स्टील सेक्टर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। इनफैक्ट स्टील ने अपने प्राइसेस इनफैक्ट आज या कल में मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से बढ़ाने की तैयारी में लग चुके हैं। एचआरसी प्राइसेस अब 60,000 रुपए टन के हिसाब से और सीआरसी प्राइसेस 80,000 रुपए टन के हिसाब से बढ़ेंगे। जो कि डोमेस्टिक स्टील कंपनी स्पेशली सेल एंड टाटा स्टील की ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आएगी। सर याद होगा कि स्टील कंपनीज ने अप्रैल से लगभग 16,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से अपने प्राइसेस अब बढ़ा दिए हैं, जो कि काफी अच्छा मुनाफा कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑब्जर्व होगा। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बता रहे हैं कि जो डीलर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगले महीने एक और हाइक होने की उम्मीद है। तो लगभग जो स्टील है वो काफी हाई प्राइसेस पे फोकस कर रहा है। डोमेस्टिक स्टील कंपनीज जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, जेएसपीएल काफी मुनाफा होने की उम्मीद है इस क्वार्टर में। उनकी ऑर्डर बुक्स में भी और उनके प्रॉफिट्स में भी काफी उछाल होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली एचआरसी के प्राइसेस में दोबारा बता दूं 60,000 रुपए प्रति टन एंड सीआरसी प्राइसेस लगभग 80,000 रुपए प्रति टन अब चलने की उम्मीद में है। तो ये काफी अच्छा रहेगा डोमेस्टिक स्टील कंपनी। तो यहाँ पर स्टील की कीमतें बढ़ने की तैयारी में, यह है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आती हुई हमारे संवाददाता चेतन भूटानी की तरफ से। तो दाम फिर बढ़ रहे हैं, गडकरी साहब को सुन नहीं रहे कंपनी माल बिक रहा है ना, क्या करेंगे। डिमांड भी वैसी है, लोग लेने को तैयार हैं। तो आप देखिए डे हाई पर टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी सेक्टर क्रांति के मूड में, फार्मा शेयरों की तरफ 1.5-2 दिन का करेक्शन, फिर से मूवमेंट, फिर से और सारे के सारे सर गजब। इसीलिए मतलब आप देखिए दिन के हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जबरदस्त एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। अगला बिगुल एक तो वागले साहब के लिए, वागले का वंडर है आपके लिए, और साथ ही कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर, इन दोनों के लिए एक बार बिगुल। कुणाल जी, राकेश जी कीजिए आप शुरुआत और उसके बाद वागले साहब। अनिल जी, पिक है हमारा अदानी पोर्ट्स। इसके अंदर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कल के पिछले 3 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक निकला है। अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी अभी आपने अडानी पोर्ट्स का जिक्र किया। इस स्टॉक में एक बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो इसमें कैंडल्स बन रही थी अनिल जी, रोजाना बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती थी, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बड़ा विशाल कैंडल बना है। आमतौर पर यह एक तेजी का सूचक होता है, तो यहां पर बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस 525 पर, 525 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 555 रुपए का 555, दूसरा टारगेट 565। बाय करके चलना है अडानी पोर्ट्स। आपके भी टारगेट्स भी जी वागले साहब। अनिल जी, मेरा टारगेट 550 552 का होगा। मुझे लगता है ये कल सुबह ही आना चाहिए। अभी 538 539 का भाव है। मैं क्लोज 534 का स्टॉप लॉस लूंगा। यहाँ पे लेके कल मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे में मुझे लगता है 10 से 12 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। ओके, तो 10 से 12 रुपए की मूव के लिए तैयार हो जाइए। अदानी पोर्ट पसंद है वागले साहब को, राकेश जी, कुणाल जी को और सेठी साहब को। यहाँ पर आप एक्शन भरपूर देख रहे हैं। आइए देखते हैं किरण जी को क्या पसंद है। बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, अभी बीटीएसटी के तौर पे जो बाय करके चलना चाहिए वो है ग्रासिम। ग्रासिम ने बहुत अच्छे ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न है
कल के लिए 1070 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए 1025 का रहेगा, तो 1070 के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे। कल जब 1070 के आसपास जाएगा तब मैं इसका रिव्यू सेकंड टारगेट की बात करूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय। बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है। ग्रासिम पर नजर रखिए, कुछ दिनों पहले ही 700 के लेवल से मूव शुरू हुआ था और अब देखिए 1000 के पार आपको स्टॉक जाते हुए दिखा है। अनिल जी की तरफ से भी एक बढ़िया कॉल तैयार है बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है एक ऐसे स्टॉक में जो हल्का हो चुका, करेक्ट हो चुका है, अभी भी लाल निशान में, ताकि आपको खरीदने के लिए एंट्री लेवल सही मिले, और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 233 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 233 234 के आसपास। ये खरीदने का सही वक्त आ चुका है। इनफैक्ट यहाँ से 227-28 तक मिले तो और भी बढ़िया है। 228 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इसमें करनी है खरीदारी। 214 रुपए से लगातार हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। 250 के आसपास तक पहुंचा भी, आज का भी हाई 244 का है, और मुझे लगता है कि करेक्शन होने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये स्टॉक फिर से अच्छी तेज दौड़ लगाने को तैयार होता दिख रहा है। एक चीज जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा जी सर। आज से, अब से, फिर से हाई बीटा स्टॉक्स का टाइम आ गया, फिर से आ गया। हाँ, देखो एक चीज समझिए मार्केट का ट्रेंड का, मैं ये सब चीजें जो ऑब्जर्व करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जब जब करेक्शन होता है, करेक्शन होने के तुरंत बाद आपको खरीदना है, जब आपका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मार्केट वापस ट्रैक पर है, हाई बीटा स्टॉक्स। हाँ, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको 3:05 का टाइम दिया था कि 3:05 के पहले अगर 32,500 के ऊपर निफ्टी आ जाता है, टिकता है, तो आप 32,613 के लाइफ हाई के ऊपर क्लोजिंग देखिए। अभी देखिए 32,608 आ गया और 3:05 का समय है एग्जैक्टली। आप टाइम के साथ में आप मिलाकर देख लीजिए, और निफ्टी भी आप देख लीजिए पॉजिटिव हो गया कि 14,500 के ऊपर और मजबूती के साथ। तो ये आप जब डेटा और टाइमिंग और ट्रेंड ऑब्जर्वेशन सबको मिला के करेंगे ना, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड का पता लगाना। क्योंकि अगर घूमना है तो उसी वक्त घूमना है, वो समय आपने निकाला। वो कई बार डॉक्टर नहीं बोलता है सर पेशेंट को कि अगर इन्होंने 36 घंटे निकाल दिया तो बस भी ये बच जाएंगे। तो बस हमारा भी ऐसे हाल है, ये 36 मिनट निकाल दे 2:30 बजे से लेकर 3:05 के, तो ये बच जाएगा, वैसा हाल है। तो मतलब जो 36 मिनट निकलने के बाद अब ये लाइफ हाई पे आ गया 32 एग्जैक्टली वही है। अब आप फोकस है ना हाई बीटा स्टॉक्स पे कीजिए, और अगली बार अब जब करेक्शन आए इस तरह से वापस मार्केट को, मैं तब फोकस करना, देखना कि ये ऑब्जर्वेशन सही कि नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं, अगली बार आप खुद नोटिस करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये एक बेहतरीन स्टॉक है। 228 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 237, 239, 242 ये 3 छोटे छोटे टारगेट आज के लिए रखिए। बाकी जिन लोगों को अगर रिस्क एपेटाइट है, चूंकि हाई बीटा स्टॉक है, अपने रिस्क के हिसाब से या थोड़ा डिलीवरी में लेकर रख लीजिए। दोनों ऑप्शन है, डिलीवरी में भी आप खरीद कर रख सकते हैं। 250 रुपए के स्टॉक में कोई खास बड़ी बात नहीं है, ले लें और इसको 5-7 दिन के लिए रखिए। ओके, 5-7 दिन के लिए रखिए इस स्टॉक को। थोड़ा ये स्टॉप लॉस ठीक है, थोड़ा डीप रखना चाहिए, क्योंकि आज भी आज के लिए 228 है। जिनको थोड़ा पोजिशनल लेना, तो आज का लो 222 के आसपास देखा था मैंने कुछ, तो वहां पे स्टॉप लॉस कर लीजिए 222 रुपए के आसपास। कितना है? 222.90। तो अगर आप पोजिशनल खरीदे 222.90, बाकी आप रखिए आराम से इसको 2-4 दिनों के लिए रखिए। 250 आते हुए। हाँ, और आपको याद होगा हमने थोड़े समय पहले एक स्टोरी भी की थी कि यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डालने की तैयारी में है। पी फंड जो कुछ प्रमोटर से खरीदेंगे, कुछ प्रेफरेंशियल लेंगे। अगर वो फंड रेजिंग प्लान आपके सामने आते, देखिए 2 कंपनियां हैं, दोनों आई से है, और दोनों के लिए फंड रेजिंग प्लान मेक और ब्रेक है। आई फॉर आइडिया, आई फॉर आईबुल हाउसिंग। इन दोनों को पैसे मिल गए तो ये स्टॉक ऐसे चल पड़ेंगे, आप देखते रहेंगे 275, 280, 300 हो जाएगा, देखते देखते पता नहीं चलेगा। आइडिया देखते देखते 14-15 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पैसे इनकी जो समस्या है उसका सोल्यूशन, दवा एक ही है, पैसा। पैसा अगर पैसा मिल गया, कोई इक्विटी इन्वेस्टर आ गए, चाहे वो आईबुल में आए चाहे आइडिया में आए, भाग पड़ेंगे ये। बस यही सिंपल स्टोरी, और कुछ भी नहीं। बाकी मार्केट के रिस्क सब स्टॉक के लिए, खाली इसके लिए अकेले के लिए नहीं। गिरने में बंधन बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी तो है ही है। मार्केट गिरेगा तो सब गिरेंगे, इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं कि अलग से हिमालय पर्वत की तरह खड़ा रह जाएगा, सब गिरेंगे। बट ये है आईबुल हाउसिंग, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय हमारी तरफ से। जी दीप। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर आप करें खरीदारी। और आज आई के नाम के स्टॉक्स अनिल जी रेकमेंड भी कर रहे हैं। आइडिया रहा है, ITI पर कॉल आया है, अब इंडिया बुल्स हाउसिंग पर फिर से कॉल आते हुए दिख रहा है। चलते हैं जय ठक्कर के पास, उनके उनके जैकपॉट कॉल के लिए, कैश के ऑप्शन के लिए, माफ कीजिएगा, जय के पास चलते हैं उनके कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय।
दीपांशु, जैसे अनिल जी ने सही कहा एकदम कि 32,500 के ऊपर जो हिसाब से एक हमें आर्ली क्लोज देखने मिला, और अगर आप 915 से लेते हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ से अब 32,850 से लेके 32,900 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। इसीलिए इसका 32,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट करूँगा अभी। ये लगभग 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का जो लो है दीपांशु, उसी के नीचे हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो 60 रुपये पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 170 के आसपास आप बाई करें, 60 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 274, 325 ये दो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं, 274 एंड 325। 32,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, बिकॉज क्लियरली एक चीज टेक्निकली भी अगर देखूं मैं डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो 32,500 इंपॉर्टेंट बन ही रहा था और अच्छा खासा वहां पे राइटिंग हुआ था। इनफैक्ट 32,600 पर भी है, बट ज्यादा हमें देखने मिला था 32,500 पर। टेक्निकली एक और चीज अगर मैं देखूं दीप, तो ये है कि बैंक निफ्टी ने एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दे दिया और इसका जो मोमेंटम है वो अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे जरा भी हमें एक सेल क्रॉसओवर देखने मिला नहीं है। सो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से निफ्टी को सपोर्ट करेगी। इनफैक्ट निफ्टी के भी अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पे जैसे अनिल जी ने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया था वही टाइम पर कि 14,500 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट था। टेक्निकली एक और चीज़ अगर आप देखें तो एक पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है आर्ली चार्ट्स पर, जो क्लियरली एक रिवर्सल पैटर्न है और ये भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट दे रहा है। हालांकि निफ्टी का कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से मोमेंटम थोड़ा वीक है, बैंक निफ्टी का थोड़ा बेटर है, बट ये जो हिसाब से एक रिवर्सल ये लास्ट आवर में देखने मिला है वो देखकर लगता है कि यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकती है। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर जय की तरफ से उनका कैश का ऑप्शन। चलते हैं आशु जी के पास, एक बिगुल आशु सर के लिए। बताएं आशु जी। दीपांशु, मुझे वैसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करनी है। एक तो अनिल जी हाई बीटा की बात कर रहे थे, तो अनिल जी मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ वो सन टीवी अनिल जी एक्चुअली क्या है कि मैं अब अगेन इन द लाइन ऑफ द सेम स्पिरिट जो मैंने बाकी स्टॉक के लिए बोला, 430 से हमारा 500 प्लस का टारगेट था, 530 से 600 प्लस का टारगेट है। लेकिन अनिल जी इसका फ्यूचर लेके इस तरह से स्टॉप लॉस 10-15 रुपए का ही हाई बीटा में हो जाता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं अनिल जी, सारी मीडिया कंपनीज बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आएंगे, बहुत परफॉर्म करेंगी, इंक्लूडिंग जी जिसके लिए आप कॉल देना अलाउ नहीं करते एंड राइटफुली बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस। बट सन टीवी अनिल जी मुझे लगता है कि अगला टारगेट 600 की तरफ बनेगा और इसको डिलीवरी में लेके रखना चाहिए, क्योंकि मैं 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें नहीं दे सकता। सो सन टीवी मतलब ये साल पॉलिटिकल ईयर फॉर तमिलनाडु एंड ओवरऑल जो मीडिया कंपनीज कर रही हैं, मतलब बाकी मीडिया कंपनी भी, जागरण प्रकाशन, डीबी कॉर्प, हम सबको रेकमेंड करते हैं कि ये सब डिलीवरी उठा के रखें और अगर थोड़ा सा मीडियम और लॉन्ग टर्म रखेंगे तो स्टॉक बहुत बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। एंड दीपांशु, दूसरा चीज इन्फी, मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट टारगेट 1450 का बनता है और वो जल्दी हमारे को मतलब रिजल्ट्स बेसिस या किसी भी तरह से अप्रूव हो जाए, मतलब अचीव हो जाएगा। तो जो हमारा इन्फी, एचसीएल टेक, विप्रो जो ट्रायो चल रहा है कि बिल्कुल लॉन्ग रखना है, वो अभी भी कंटिन्यू है, लेड बाय इन्फी। ओके, तो इन्फोसिस 1450 के टारगेट्स के लिए करनी है खरीदारी और सन टीवी यहां पर आपको करनी है खरीदारी 600 के लेवल्स पर। मीडिया स्टॉक सर सुबह हम इसी पर बात कर रहे थे कि एक अब आशीष सर ने भी कह दिया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस अब सर्टिफिकेट मिल गया आशीष सर का, और क्या चाहिए। बहुत कम, मतलब इतना ज़्यादा आसानी से बोलते नहीं हो कि अच्छा काम करेंगे। अच्छा भाई देवे, अच्छा काम हमने एक और किया आशीष सर, ये तो आपको लगा नहीं लगा, लेकिन एक काम हमने बहुत अच्छा किया है जिसके लिए हम मतलब 2-3 महीने से लगे हुए थे। डेटा क्रंचिंग करते करते बार बार हम डेटा देखते फिर लगता था कि अरे नया आ गया, अरे नया आ गया। तो बाजार का बॉटम वो स्टडी हमने किया। अब हम जो शो करने जा रहे हैं, मार्केट का टॉप कब, कहां, कैसे। जी हाँ, बाजार का टॉप कब, कहां, कैसे, ये शो हमने तैयार कर लिया है, डिटेल रिसर्च कर लिए। शुक्रवार यानी कि परसों सुबह 11 बजे, परसों सुबह 11 बजे। अब मैं लगातार हम डेटा क्रंच करते हैं और आते हैं। हाँ जी आशीष, और जैसे हम सोचते कि अब करें और मार्केट और भाग जाता है, अब करें मार्केट और भाग जाता है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहा है। अब फाइनली हमने कहा कर ही डालते हैं। तो इस पर हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो आपके सामने आएगी। जी आशीष सर बताइए। अनिल जी बिल्कुल ईगरली देखेंगे और मैं आपको इस चीज के लिए, आपने कहा कि मैं थोड़ा शायद कॉम्प्लीमेंट या अप्रिशिएट कम करता हूं, लेकिन जो आपकी बॉटम स्टडी और कैलकुलेशन थी अनिल जी, वो मतलब इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री
एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडी और जो कभी भी किसी मीडिया एंकर ने की होगी, क्योंकि वो जो साइंस थी ना अनिल जी, उसके पीछे मतलब वो तो मुझे लगता है कि जैसे ब्लैक शूज है वैसे कहीं रजिस्टर हो जानी चाहिए, तो वो बहुत ही कमेंडेबल चीज थी। बाकी कॉल्स प्लस माइनस बैंक निफ्टी चलता रहता है, बट जो वो आपने साइंस मतलब अप्लाई करके वो निकाला था बॉटम फॉर्मेशन, आई मीन इट इज रियली कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू यू। एंड उसी मुझे लगता है कि अब मतलब आपने बेंचमार्क बहुत बढ़ा दिया है और सो इज अवर एक्सपेक्टेशन, तो मुझे लगता है ऐसा ही कोई टॉप फॉर्मेशन का भी स्टडी देखने को मिलेगा तो इंटरेस्टिंग होगा। ये और मेहनत भी पूरी की है हमने, डेटा क्रंचिंग भी बहुत की है, बहुत वक्त लगाया है। इस पिछली बार हमने कुछ हफ्ते लगाए थे, इस बार हमने कुछ महीने लगाए हैं। एक्चुअली हम 4 महीने से कोशिश करते ये शो करने की, लेकिन मार्केट जिस स्पीड से बढ़ा मौका नहीं मिला। हम डेटा को स्टेबल होने देना चाहते थे और उसके बाद करें, लेकिन फिर मौका मिल ही नहीं रहा। फिर हमने कहा कि चलिए बार बार नहीं, लेकिन इस वक्त हमें जो डेटा मिले वो काफ़ी हद तक कन्विंसिंग है कि जिनके बेसिस पर आप ये एक स्टडी कर सकते हैं कि तेजी में। तो बेसिकली हम 3 सवालों के जवाब देंगे। इस बुल रन में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कितना जा सकता है और ऊपर, ये 14,500 600 ही है, और ऊपर कितना जा सकता है, 15,000 16,000 17,000 20,000। पहला सवाल ये होगा। दूसरा ये होगा करेक्शन आएगा तो कब आएगा, किस लेवल से आएगा, जो आप जानना चाहते हैं। और तीसरा सवाल आएगा तो कितना आएगा। तो इन 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इस पूरी स्टडी में 11 बजे शुक्रवार को सुबह। जी दी, मजा आने वाला है सर अनिल जी। देखिए कोशिश कर रहे हैं हम एक अच्छी रिसर्च करने की, अच्छे डेटा आपके सामने रखने की, बहुत मेहनत की है। आई होप कि आप अप्रिशिएट करेंगे। देखिए सही हो गलत हो ये तो वक्त बताएगा, हालांकि बाजार के बॉटम वाला फॉर्मूला एकदम परफेक्ट और वो बिल्कुल सही साबित भी हुआ और टाइम से आपको बताया भी। यही कोशिश इस बार भी है कि आपको टाइम से बताएं। बिल्कुल, तो टाइमली आपको ये रिसर्च बताए जाएंगे। शुक्रवार 11 बजे ट्यून इन जरूर करिएगा। अनिल जी आपको अब बताएंगे कि आगे का मंत्रा क्या है बाजार को लेकर। पर तब तक जान लेते हैं बैन से बेनिफिट कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर बाहर भी आ सकते हैं। बिगुल बजाते हैं बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष बताएं, इस बार कुछ बदलाव होने वाला है फाइनली? थोड़ा सा बदलाव होगा। देखिए सेल जो है लगातार बैन में बना हुआ है। फिलहाल भी अगर आप पोजीशंस देखेंगे तो करीब 83% के आसपास है। जब तक 80% से नीचे नहीं घटती है स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन एक फ्रेश एंट्री होने जा रही है, वो है BHEL। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो कल करीब 92% थी, आज बढ़कर 102% होगी। यानी निश्चित है कि BHEL जो है आज FNO बैन में आएगा। BHEL फ्रेश एंट्री लेने के लिए तैयार है? तैयार है। सुबह बट आप तो डिलीवरी कर लें उसको या? हाँ, डिलीवरी के हिसाब से तो रखना ही चाहिए। डिलीवरी के हिसाब से 100%। तो प्रॉब्लम नहीं है अगर सुबह आपने कॉल लिया तो। वैसे भी एक्शन में तो है ही सर। बिल्कुल ठीक है। और सेल आशीष बना रहेगा? सेल बना रहेगा, 83% है मार्केट वाइड। ओके, तो डबल होने वाली है लिस्ट। सेल ऑलरेडी है और अब BHEL के 100% जंप होगा। ठीक है, नजर रखते हैं उस पर। ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। पर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की क्लोजिंग से पहले स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है सर, वैसे के वैसे ही लेवल पर है। डाउ भी उन्हीं लेवल्स पर है। यूरोप में थोड़ा एक्शन बढ़ा है, वैसे तो नरमी है बट पॉजिटिव एक्शन ही है, तो कोई वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ग्लोबल क्यू स्टेबल है सर। दीप, जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, देखिए आपकी निफ्टी पर क्लोजिंग बहुत ही फर्स्ट क्लास है, 32,500 के ऊपर, कहीं कोई समस्या नहीं। और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपकी जो निफ्टी पर अब तक मिली है, माफ कीजिएगा 14,500 के ऊपर निफ्टी पर, तो लाइफ टाइम हाई पर आज बंद होंगे आप फिर से। 14,563 का बंद है कल का, लगभग उसके आसपास है। 14,500 के ऊपर कुछ भी क्लोजिंग ठीक है, चलेगी। बैंक निफ्टी भी 32,500 के ऊपर बंद होने को तैयार है। आखिरी आधे घंटे में 32,500 के ऊपर ही टिका हुआ है। थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग भले आए, कोई चिंता की बात नहीं। तो दोनों ही परफेक्ट क्लोज हो रहे हैं। तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। अगर आपको डर लगता है ओवरनाइट वॉलेटिलिटी से, तो एक काम करिए, 14,400 का पुट खरीद लीजिए और 32,200 या 32,000 का एक पुट खरीद लीजिए। तो हल्की सी पुट से, और वो पुट क्यों खरीदना है, कॉल क्यों नहीं बेचना है, वो भी बता दूं। क्योंकि देखिए ट्रेंड, डेटा, फ्लो, सेंटिमेंट, ये सारी चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव होना है तो क्या आप ये सोच सकते हो ओवरबॉट है। ओवरबॉट कोई आज पहली बार तो हुआ नहीं, 4 दिन से 4 दिन से 40 दिन से ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट तो तब भी था, आज भी है, कल भी है, कल रहेगा। लेकिन ओवरबॉट मार्केट में कहीं कोई खबर आ जाए तो ही आपको डर है, और खबर आएगी तो फिर कुछ ज्यादा ही गिरेंगे। तो उस हिसाब से आपको फिर पुट खरीदना चाहिए।
अगर आपको स्टेबल मार्केट दिखे हेज करना है तो फिर आपको कॉल बेचना चाहिए प्रीमियम कमाने के लिहाज से, ताकि आपको यहाँ पे कॉल नहीं बेचना। आपको बड़ी गिरावट अगर किसी वजह से खबर से आ जाए और उसको हेज करना है तो पुट से करिए, तो पुट से। ये नया तरीका है। एक और मतलब आपको क्या किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए वो भी सीखना चाहिए। तो कहाँ आपको कॉल बेचना है, कहाँ आपको पुट खरीदना है, ये भी समझ में आना चाहिए। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, उस लॉन्ग पोजीशन के सामने स्पेशली आपकी पोजीशन जरूरत से ज्यादा हो, तब 100% पुट खरीदना चाहिए। ताकि क्या है, छोटी गिरावट में तो आप संभाल लेंगे, सही बात है, करेक्ट। बड़ी गिरावट से तो आपको बचना है, तो बड़ी गिरावट में आपका कॉल बेचा हुआ क्या काम आएगा, इतना सा प्रीमियम मिलेगा, मजा ही नहीं है। तो बड़ी गिरावट अगर हो तो उसके लिए पुट खरीद कर रखेंगे, अगर आ जाए कभी तो आपका पुट वहां काम आएगा। इसलिए अगर पोजीशन आपकी जरूरत से ज्यादा है तेजी की तो आपको पुट खरीद कर हेज करना चाहिए। तो पुट खरीदने के लिए 14,400 का पुट और 32,200 या 32,000 का पुट, जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। ओके, तो थोड़ा पुट खरीद के जाएं अगर आपको हेज करना है। लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करें और देखिए रिकवर करके बाजार एकदम मजबूती के साथ क्लोजिंग के संकेत दे रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। हम ग्लोबल क्यूज के बारे में बात कर रहे थे। एक बड़ा ग्लोबल क्यूज जो पिछले कुछ महीनों से बाजार पर जबरदस्त एक्शन दिखा रहा है, कच्चा तेल। लास्ट ईयर आपको याद है पहले हमने देखा पहली बार नेगेटिव एक्शन हुआ, पर वहां से भी शानदार रिकवरी आई है। 11 महीनों की ऊंचाई पर ऑलरेडी तेल के भाव है, पर ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में और तेजी आ सकती है कच्चे तेल पर। क्या है ये अनुमान और क्या हो सकता है इसका प्रभाव, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, देखिए गोल्डमैन की रिपोर्ट है जो कि कच्चे तेल पे आप बुलिश नहीं सुपर बुलिश हो चुके हैं और इनका जो प्राइस टारगेट है वो $65 का है। हालांकि यहाँ से $8-10 के आसपास की तेजी ये देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइम फ्रेम है उसमें इन्होंने बदलाव कर दिया है। पहले इन्होंने कहा था कि इस साल के अंत तक यानी कि 2021 के दिसंबर तक कच्चे तेल का दाम जो है वो $65 हो जाएगा। अब इनका कहना है कि इस समर तक ही यानी कि गर्मियों तक ही $65 तक कच्चा तेल जो है वो पहुंच जाएगा। यानी कि इन्होंने अपने टाइम फ्रेम में काफी हद तक कमी की है। अब एक कमी का कारण क्या है, दो बड़े कारण इन्होंने सुझाए हैं। एक तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो अचानक प्रोडक्शन कट देखने मिला, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम यहाँ से और भी रैली करेंगे। इनका कहना है कि ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डिमांड को लेके इश्यूज है, लेकिन और एक बात यहाँ साफ समझ में आ रही है कि अब प्रोडक्शन कट करने से कोई पीछे हटेगा नहीं। अगर प्राइसेस को सपोर्ट करना है तो यहाँ से प्रोडक्शन कट हो सकते हैं और सऊदी अरेबिया का जो कदम है वो काफ़ी यहाँ पे प्रेसिडेंट बन के आ सकता है आगे। दूसरा, डेमोक्रेट्स की जो जीत हुई है यूएस में, उसके चलते भी काफ़ी हद तक डिमांड जो है उसमें रिवाइवल होगी और उसके चलते जो कच्चा तेल है उसमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। और इनफैक्ट सिर्फ कच्चा तेल नहीं, अक्रॉस कमोडिटीज जो है आपको तेजी देखने मिलेगी। अगले 3 से 12 महीने में करीब 6 से 10% के आसपास की तेजी आपको अक्रॉस कमोडिटीज देखने मिलेगी और कच्चा तेल गर्मियों तक ही $65 पहुंच सकता है। और इसका इंपैक्ट आप बाकी स्टॉक्स पे भी देख रहे हैं, ओएनजीसी, गेल जैसे स्टॉक्स में। बिल्कुल, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज एक्शन आते हुए दिखा है थोड़े दिनों की सुस्ती के बाद। पर कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि बाजार के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी तेजी है। हालांकि अगर आप भारतीय बाजारों की बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन ही रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं भारतीय बाजारों को भी उसका मूवमेंट आते हुए दिखता है। हालांकि इंपोर्ट है, नेगेटिव वैसे तो रहता है खर्चे के हिसाब से, पर वैसे बाजार का अगर देखें तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओएमसीज की आज हम बात कर रहे थे और जबरदस्त एक्शन रहा है। किरण जी, सुबह अच्छी मूव आई थी एचपी बीपी आईओसी में, कोई ट्रेड दिख रहा है जहां तक इन स्टॉक्स का सवाल है, स्पेशली बीपीसीएल जहां पर आज अच्छी मूव आई है 410-411 के करीब? देखिए, बीपीसीएल ने ऊपर से एक अच्छी बिकवाली देखने को मिली आज के सत्र में, बहुत अच्छी मूव आई थी। ओआई बहुत अच्छा बढ़ता नजर आया, पर ऊपर से सप्लाई है, एंड ऑफ डे कैंडल अच्छी नहीं दिख रही है। पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है इनको 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखने, लॉन्ग पोजीशन रखने की सलाह है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। तो अभी के लिए 415 से 425 ये एक थोड़ा सा सप्लाई जोन रहेगा। एक बार ये लेवल्स निकल जाए तो फिर एक बहुत अच्छी मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 440 के टारगेट्स आते नजर आ जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि 400 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर नजर, जिस तरह से उस स्टॉक पर आज एक्शन बना है। कैश स्टॉक्स की बात करें तो भरपूर एक्शन बना है 2-3 स्टॉक्स में, एक बार जल्दी से वहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुणाल जी, जो आज सुबह हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, टाटा एलेक्सी जबरदस्त एक्शन में रहा है और आज नतीजों के बाद अब 14-15% का उछाल इस काउंटर में आया है। एक ही ट्रेडिंग सेशन में 300 से ज्यादा रुपए की मूव आई है, 15% ऊपर क्लोज कर रहा है। 2400 के लेवल्स पर टाटा एलेक्सी के लिए अब अगले स्तर क्या रहेंगे?
टेरिटरी में है दीपांशु। हम सवेरे भी चर्चा कर रहे थे कि स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। अब इसके लिए लक्ष्य देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीपांशु और अभी भी अपसाइड बाकी है। जिनके पास भी पोजीशन है बने रहें, एक स्टॉप लॉस रखें 2300 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की मेरी राय। ओके, तो ये है आपके लिए नज़र। जहाँ तक टाटा एलेक्सी का सवाल है, बढ़िया मूव आती हुई दिखी है इस काउंटर पर आपको। एक क्विक कॉल बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर भी मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक स्टॉक है जहां पर आपने जबरदस्त उछाल आते हुए देखा है। वागले साहब जरा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का चार्ट देखें, यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना है। अगले लेवल्स क्या रहेंगे? 13.5% का उछाल है इस पे। दीपांशु, फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन ये मूव कंटिन्यू हो सकती है 835 840 तक। और किसी ने लिया है तो 760 760 का स्टॉप लॉस जो यहाँ से भी लगभग 50 रुपए नीचे है, वो मुझे कंफर्ट नहीं देता है, तो वो लिया से मैं फ्रेश बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अभी भी मोमेंटम बरकरार है। तो मोमेंटम बरकरार है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर भी आप मूव देख रहे हैं। और टाटा एलेक्सी की बात कर रहे थे, जय ने भी इस स्टॉक के बारे में हमसे चर्चा करी थी और वहां पर भी हमने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा। जो जय के लेवल से वो भी आपको अचीव होते हुए दिखे। तो जबरदस्त एक्शन रहा है टाटा एलेक्सी नतीजों के दम पर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहां पर भी आप अच्छी तेजी देखकर गए हैं। अच्छा दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। एक बार फिर से 13 तारीख को 13वीं बार आपने नए रिकॉर्ड्स आते हुए देखे हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी फाइनली लंबे इंतजार के बाद आपको नए रिकॉर्ड पर आते हुए दिखा है। और आज नया क्लोजिंग हाई भी बनने वाला है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, और 32,500 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार है। निफ्टी थोड़ी ऊपरी स्तरों से फिर से मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है, एकदम सपाट क्लोजिंग के लिए तैयार है। पर जो अनिल जी कह रहे थे कि 14,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट होल्ड करेगा, वो होल्ड कर रहा है। 14,550 के ऊपर क्लोजिंग के लिए आप तैयार हैं। बढ़िया एक्शन M&M में टॉप गेनर निफ्टी का 5.5% की तेजी। PSU बैंक एक बार फिर से एक्शन में रहे, और स्पेशली SBI जहां पर कल क्लोजिंग में ब्रेकआउट आते हुए दिखा था। 4.5% की तेजी इस काउंटर में। अदानी पोर्ट्स जिस पर अभी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल्स आ रही थी, 4.5% ऊपर ये भी। IOC, BPCL, HPCL अच्छी खरीदारी। ITC लगातार 2 दिनों से एक्शन में आते हुए दिख रहा है। भारती एयरटेल खबरों के दम पर यहां पर हमने बढ़िया उछाल देखा, पर फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखी। एंड ऑफ डे 2% की गेंस इस काउंटर पर दिख रही हैं। एक्सिस बैंक अच्छी खरीदारी वहां पर। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक यहां पर भी अच्छा मूवमेंट। टाटा स्टील हमने अभी आपको बताया कि प्राइस हाइक्स आ रही है मेटल कंपनीज की तरफ से, फिर से उस स्टॉक पर भी आपने एक्शन बनते हुए देखा है। इन्फोसिस, विप्रो नतीजों से पहले दोनों स्टॉक ही एक्टिव रहे। मुनाफा वसूली आई है HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव था। टाइटन, झुंझुनवाला साहब ने थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल की तेजी के बाद आज फिर से प्रेशर में आते हुए दिखा है। एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS और HDFC बैंक यहां पर भी आपने थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा कल का स्टार गेनर, 5 एक्सपर्ट्स ने आपको खरीदारी की राय दी थी, और वहां से अब तक देखिए आज 6% की तेजी आपको आती हुई दिखी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जबरदस्त एक्शन, और काफी सारे टारगेट्स भी इस पर हिट हुए हैं। DLF लगातार 3 दिनों से ये स्टॉक एक्शन में, आज भी। टाटा केमिकल्स, टेस्ला की एंट्री हो रही है, हो सकता है इस कंपनी को फायदा, हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च में बताया था। यूनाइटेड ब्रूअरीज, BHEL यहां पर देखिए अच्छी मूव आती हुई, टेस्ला की एंट्री से इसको भी फायदा हो सकता है। ये स्टॉक भी अच्छे एक्शन में रहा। टाटा मोटर्स चौथे दिन लगातार अच्छी तेजी है, हालांकि क्वांटम उतना बड़ा नहीं है जितने पिछले दिनों की गेंस हैं, पर आज भी 2% की तेजी दिखाकर ही गया है ये काउंटर। इसके अलावा SRF 6000 के पार पहली बार ये स्टॉक जाते हुए दिखा है, 1.25% की तेजी यहां पर। बॉश यहां पर खरीदारी। HDFC AMC, भारत फौज, बाटा इंडिया, साथ ही गेल, PVR, PNB, डॉक्टर लाल और टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स पर भी एक्शन बनते हुए दिखा। टाटा एलेक्सी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इन दोनों स्टॉक्स पर आपने खरीदारी देखी। कुछ हाई बीटा फाइनेंशियल्स जो गिरे हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बंधन बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट, साथ ही मुथूट फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक और टोरेंट पावर, जहां पर आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल बढ़िया एक्शन रहा, थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ी वॉलिटिलिटी, पर डिप पर फिर से खरीदारी आई, और नए रिकॉर्ड हाई निफ्टी बैंक पर। सर कम से कम किसी ने तो बनाया रिकॉर्ड 13वें दिन क्लोजिंग बेसिस पर, और इंट्राडे बेसिस पर तो सभी ने तीनों ने बनाया। आज तो तीनों ने बनाया। 13 तारीख तो शुभ है इस हिसाब से। आज तो तीनों के बने, नहीं तो हर रोज सेंसेक्स निफ्टी के बनते हैं। 13वां दिन, और आज तीनों ही जो ये है इंडेक्स जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 14,653 ये है निफ्टी का अब लाइफ टाइम हाई। 49,795 सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई। 32,683 बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई, ये है आपके लिए। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये 3 आज के रिकॉर्ड, और क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी बैंक ने लाइफ टाइम हाई बनाया। एक और बात बता दूं, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन, लेकिन उससे पहले बता दें कि एक्शन इस बार शुक्रवार का भी बताने, क्योंकि इस बार बजट का
फ्लेवर और बजट का फीवर आप सब पर चढ़ा हुआ है। तो हम शो ये करने जा रहे हैं शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला में कि आपकी पसंद का फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है। एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट में से किसी को भी बनाए, चाहे आप अपने आपस में डिसाइड करें, कोई बार वाले को बनाए, किसी को भी बनाए, बाजार से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए, बाजार इकोनॉमी से मतलब मार्केट से ऐसा, तो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। तो लेकिन इस तरह को नेता लोगों के नाम नहीं दे बस। लेकिन किसको एक्सपर्ट आप किसको आप वित्त मंत्री बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, और उससे चाहते क्या है फिर इस बजट में, वो ऐसा क्या करें कि आपको मजा आ जाए, है ना। तो हाँ, तो वैसा कुछ आपके जो विचार हैं एकदम मस्ती वाले वो लाइए। ये ऐसा मत बोल देना कि मुझे ये टैक्स छूट दे दो, ये तो आपके वगैरह ही हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों के विचारों की जरूरत है। कुछ अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाओ, कुछ अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स आदमी सोचो जो वित्त मंत्री बने, और फिर उससे करवाओ। क्योंकि देखिए नॉर्मल नेता लोग जो वित्त मंत्री बनेंगे तो वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। आपके कहने वहने से कुछ होने वाला है नहीं। तो जरा सोच को बदलिए, तभी देश बदलेगा। तो लाइए बढ़िया आइडिया कि आप किसको वित्त मंत्री देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं उनसे बजट में। ये होगी मस्ती की पाठशाला का टॉपिक। और एक बार फिर से बता दूं जिन लोगों ने मिस किया, शुक्रवार 11 बजे सुबह हम आपके सामने लेकर आएंगे बाजार का टॉप, कब, कहां, कैसे। एक बेहतरीन रिसर्च जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए एक और, कि बाजार का टॉप कब बन सकता है, कहां बन सकता है, कैसे बन सकता है, करेक्शन आएगा तो कब और कितना, ये सारा आपके लिए होगा। लेकिन कल सुबह 11 बजे भी आपके लिए एक विशेष शो है। इक्विटी गुरुकुल का सीजन 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। और सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमारे साथ होंगे बाजार के जाने माने दिग्गज, आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन और बीएसई के पूर्व प्रेसिडेंट आनंद राठी साहब। हम जानेंगे उनसे उनके अनुभव। और इस माहौल में जब बाजार 2020 में भारी उतार चढ़ाव देख चुके हैं, लाइफ टाइम हाई पर हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, इस पर होगी खास बातचीत। आइए देखिए एक झलक। इन नए निवेशकों के लिए आपको क्या राय देनी है, क्या सलाह देनी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है कि अगर शॉर्ट टर्म पैसा है कि भाई आज लगा के 2 महीने में 6 महीने में पैसा बना लेंगे, उन आदमियों को इस मार्केट में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो लॉस हो तो फिर उसकी भुगतने की क्षमता होनी चाहिए। इक्विटी पोर्टफोलियो में किस तरह के सेक्टर्स का, किस तरह के स्टॉक्स का समावेश होना चाहिए? कम से कम 15-20 स्टॉक हर एक के पास होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35-40 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितना भरोसा बाजार पर रखें क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर हैं? इक्विटी मार्केट में जरूर रहें और मार्केट में टाइमिंग की चेष्टा नहीं करें। कल 11 बजे इक्विटी गुरुकुल का सीजन 2 जरूर देखिएगा आप, और आज शाम को 6 बजे देखिएगा बेहद इंटरेस्टिंग शो। और वो कोई और देखे ना देखे, बंसल जी को तो देखना ही पड़ेगा। बंसल जी की मजबूरी है, क्योंकि बंसल जी को टेस्ला जो खरीदनी है, बंसल जी ने तो बताया था बजट वाले शो में कि मेरा टेस्ला खरीदने की प्लानिंग से मेरा बजट बिगड़ जाता है। और मैं बोल भी रहा था अभी तो आई नहीं, उसके पहले आपका बजट बिगड़ रहा है। तो लीजिए बंसल जी, आपकी टेस्ला आने की तैयारी में, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। अब कंपनी रजिस्टर होगी तो कामकाज भी होगा, फैक्ट्री भी लगेगी, और उसके बाद हो सकता है आपके लिए जल्दी आपको टेस्ला टेस्ट ड्राइव करने को और चलाने को मिले। तो भारत में जो टेस्ला की एंट्री हुई है, उसके बाद अब ये तय हो गया कि देश की ऑटो इंडस्ट्री की शक्ल बदलने वाली है और गाड़ियां बिजली की रफ्तार से भागेंगी। दरअसल टेस्ला जिस भी देश में जाता है वहाँ की ऑटो इंडस्ट्री को बिल्कुल पलट कर, क्या बोलना चाहिए, तहस नहस कर उल्टा सीधा कर ऊपर नीचे करके अपसाइड डाउन करके रख देता है। डिसरप्शन, हाँ ये सही शब्द है, डिसरप्शन। तो कई स्मार्ट ऑटो कंपनियों ने तो अपना पहले ही काम सेट कर लिया है कि हमें ईवी में जाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना है, कई इसकी तैयारी कर रही। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि टेस्ला की एंट्री से हमारे देश की ऑटो कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। टेस्ला के बाद और कौन कौन सी कारें भारत में लॉन्च होने जा रही है, भारत में ई व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके हमारे आम कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदें न खरीदें तो क्या क्या जानना जरूरी है, ये सब बातें बताएंगे आप। और बताने के लिए देखिए ऑटो इंडस्ट्री की जानी मानी एक्सपर्ट और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल तो होंगी आज विशेष आमंत्रित मेहमान के तौर पर, लेकिन साथ ही 2 और मेहमान होंगे। सोइंदर सिंह गिल, CEO हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के, और दूसरे होंगे सौरव कुमार, फाउंडर और CEO ड्यूलर मोटर्स के। वो भी आपको बताएंगे अपनी पूरी जो नॉलेज है ईवीज के बारे में। तो शाम 6 बजे ये जरूर देखिएगा शो, बदलेगी ऑटो इंडस्ट्री। आपकी खबर आपका फायदा, इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप भी जरूर अपनी राय भेजें। बताइए
बंसल साहब क्या जानना चाहते हैं टेस्ला के बारे में? बंसल जी आवाज आ रही है आपको? ओके लगता है अभी चले गए टेस्ला। हाँ, लगता है चलिए, तो ये है हमारे विशेष शो आज और कल और परसों के, तो ये सारे शो मिस मत कीजिएगा। मिस मत कीजिए कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी, और वहाँ पर भी भरपूर एक्शन होता दिख रहा है। उससे पहले हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल सुबह फिर मुलाकात होगी।